चलो गुंडे, चलिए आज का शो शुरू करते हैं। प्रोजेक्ट फाइनेंस, प्रोजेक्ट फाइनेंस, प्रोजेक्ट फाइनेंस, प्रोजेक्ट फाइनेंस। बहुत ही प्यारा सा क्या माहौल है। आते हैं यहां पे एक चैप्टर जो कि दिखने में ऐसा लग सकता है कि बहुत ही जटिल सा चैप्टर है, किसी व्यक्ति को बहुत कठिन लग सकता है, पर अगर उसको ऑर्गेनाइज तरीके से प्लान किया तो दिस विल फील लाइक द इजीएस्ट चैप्टर। बहुत स्ट्रैटेजिकली पढ़ना है। एक इमेज दिखाता हूं आपको, वहां से शुरुआत करते हैं। यस मैम, वो भी करेंगे आज ही। चलो, इस चैप्टर को अगर स्ट्रैटेजिकली पढ़ा तो चैप्टर काफी आसान फील होगा। पूरा फोकस यहां पे। नहीं नहीं नहीं, चलो चलिए यारों, सब लोग यहां पे। ये है इस पूरे चैप्टर का एक प्यारा सा ओवरव्यू। चलो गुंडो, चैप्टर नंबर 18 प्रोजेक्ट फाइनेंस। चैप्टर नंबर 18 का एक बहुत प्यारा सा ओवरव्यू है। यहां पे ओवरव्यू बनाना बहुत अहम क्यों है? किसी भी व्यक्ति को कभी भी कोई चैप्टर डिफिकल्ट नहीं लगना चाहिए। आप ये बोल सकते हो कि इस चैप्टर में मुझे 2 टॉपिक डिफिकल्ट लग रहे हैं, चैप्टर डिफिकल्ट नहीं है। वो माइंडसेट बना लिया तो चैप्टर पसंद ही नहीं आता है। अब अगर इस चैप्टर की मैं बात करता हूं, यहां से आता हूं, इसमें टोटल 13 पॉइंट्स पढ़ने। सबसे पहले फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, सुपर इजी। प्रोजेक्ट अप्रेजल के 5 पॉइंट, सुपर इजी। की पैरामीटर्स जो बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करते हैं, सुपर इजी। फीजिबिलिटी स्टडी के 5 पॉइंट, सुपर इजी। ड्यू डिलिजेंस के कुछ पॉइंट, सुपर इजी। यहां तो कुछ लोड ही नहीं है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पैरामीटर में, ड्यू डिलिजेंस के पॉइंट में आप 1-2 पॉइंट भूल जाओ, बट द टॉपिक इज सुपर इजी। फिर आता है ड्यू डिलिजेंस एंड फीजिबिलिटी इन डिटेल। 3 प्रकार की चीजों को डिटेल में पढ़ाते हैं। पहला पढ़ाते हैं लीगल फीजिबिलिटी के 3 पॉइंट्स, बहुत आसान, याद आ रहा है? लॉस को आइडेंटिफाई करो, देखो कि आपकी जो अथॉरिटी है वो सही है या नहीं है, मेजर इश्यूज क्या है। फिर हमने टेक्निकल फीजिबिलिटी पढ़ा, ये भी बहुत इजी है। रॉ मटेरियल कहां से ला रहे हो, प्रॉक्सिमिटी क्या है, ये सब चीजों को एनालाइज कर लो। उसके बाद में टेक्निकल फीजिबिलिटी पढ़ा, ये भी बहुत आसान है। हमने यहाँ पे पढ़ा कि टेक्निकल फाइनेंशियल फीजिबिलिटी के अंदर प्रॉफिट होगा नहीं होगा, रेशियोज के बेस पे देखा था हमने, बहुत आसान। फिर हम गए रोल ऑफ सीएस, ये तो इजी पे इजी, कि कंपनी सेक्रेटरी किन किन प्रकार की प्रोफेशनल सर्विसेज देता है, हमने पढ़ा था फॉर्मेशन में क्या देता है एंड सो ऑन। उसके बाद में कंपनी सेक्रेटरी लोन के अंदर मदद कर सकता है क्या, पूरा एक्टिविटी फ्लो चार्ट दे रखा है, सुपर इजी। फिर हम लोग आए, हमने 3 प्रकार के एग्जाम्पल पढ़े या केस स्टडी, कुछ भी बोल सकते हैं। हेल्थ केयर का पढ़ा, फीजिबिलिटी एंड ड्यू डिलिजेंस। फूड आउटलेट का पढ़ा, फीजिबिलिटी एंड ड्यू डिलिजेंस, कि फीजिबल है या नहीं ये चेक करने के लिए। और रिस्क मैनेजमेंट के लिए हमने टोल का एग्जाम्पल पढ़ा। ये 3 एग्जाम्पल हो गए, सुपर डुपर इजी। फिर आया प्रोजेक्ट वायबिलिटी एंड रिसर्च ऑन इनोवेशन। यहां पे हमने पढ़ा कि प्रोजेक्ट वायबल है या नहीं है, उसके कुछ 6 पॉइंट्स पढ़े जिनको देख के हम जज करते हैं कि प्रोजेक्ट वायबल है या नहीं है, सुपर इजी। फिर आया रेगुलेटरी अथॉरिटीज, जो हमने लास्ट सेशन में पढ़ा है। रेगुलेटरी अथॉरिटीज, किन किन का रेगुलेशन का, किन किन अथॉरिटीज का अप्रूवल लेना पड़ता है किन केसेस के अंदर, ये तो आपको याद ही रहेगा। फिर रिस्क असेसमेंट एंड मिटिगेशन, यहां पे तो बहुत कुछ पढ़ा ही नहीं खास, कि रिस्क असेसमेंट के अंदर क्या क्या होता है। यू टू आइडेंटिफाई द रिस्क एंड देन यू टू मिटिगेट द रिस्क। उसमें कुछ बहुत सारे रिस्क के नाम एग्जांपल दे रखे हमारे, कि आपके बहुत प्रकार के रिस्क हो सकते हैं, टेक्निकल रिस्क हो सकता है, मार्केटिंग रिस्क होता है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल दिए। उनका एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिया है, बट एग्जांपल दिए, एक्सटर्नल रिस्क, इंटरनल रिस्क, ऐसा, ये भी इजी। फिर एक टॉपिक आता है, इसको मैं डिफिकल्ट बोल सकता हूं थोड़ा सा, दैट इज क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट इन प्रोजेक्ट फाइनेंस। इसमें बताया कि क्रेडिट रिस्क क्या होता है, क्रेडिट रिस्क की स्ट्रैटेजी क्या है, ऐसे बहुत सारी चीजें थी, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट इसको बोल सकता हूं। फिर एंड में आ गया प्रिपरेशन ऑफ डीपीआर, अनदर इजी पॉइंट। तो अगर कोई व्यक्ति बहुत स्ट्रगल भी कर रहा है तो वो क्या कर सकता है, समझ सकता है ये डिफिकल्ट पॉइंट, चलो ठीक है कठिन जा रहा है, बाकी सब तो बहुत ही आसान है ना। तो कभी भी आपको लगना ही नहीं चाहिए कि चैप्टर डिफिकल्ट है। एक चैप्टर में कुछ एस्पेक्ट उसके डिफिकल्ट हो सकते हैं, बट चैप्टर डिफिकल्ट नहीं रहेगा। तो कभी भी इस चीज का ध्यान रखो, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो यू कैन आइडेंटिफाई कि इजी डिफिकल्ट क्या है, तो लाइफ काफी आसान हो जाएगी। लेट्स स्टार्ट द एंटायर रिवीजन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। क्विकली देखना है इस क्विक रिवीजन वीडियो के अंदर, विल ट्राई एंड कवर ऑल द पॉइंट्स अच्छे से, ताकि आप बच्चे अगर याद भी करना चाहो तो इसको आप बार बार देख के याद रख लो। फिर हमारी दूसरी स्ट्रैटेजी भी है कि हमने एक पेज में इसकी पूरी समरी बनाई है, उसको 3-4 बार लिख भी लिया तो याद हो जाएगा, क्योंकि इसमें लॉ नहीं है। समझने वाली चीज हमने रेगुलर लेक्चर्स में डेप्थ में समझ ली पूरी। अब आ जाते हैं, अब इन पॉइंट्स को याद करना है। तो याद करने के 2 तरीके, क्विक रिवीजन को 2-3-4 बार देखा, पॉइंट याद हो जाएंगे, और दूसरा जो समरी में दे रहा हूं उसको लिखते गए बार बार। और उसकी स्ट्रैटेजी बताऊंगा कैसे लिखना है। पहले फिल्ड शीट को देखा,
फिर ब्लैंक शीट को खुद से भरा, आप आधी भर पाओगे, आधी भर ली, उसके बाद में जो आपको याद नहीं आया उसको रेड पेन से लिखो, ठीक है, 2-3 दिन बाद वापस सेम ट्राई करो, धीरे धीरे आप पूरी याद कर पाओगे। ये बेस्ट स्ट्रैटेजी है इस चैप्टर को एस करने के लिए। चलिए अभी तो एक बार चैप्टर का क्विक रिवीजन पहले कर लेते हैं। चैप्टर में सबसे पहले आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। यहां पे आ जाता है कि किन किन फैक्टर्स पे कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट डिपेंड करती है। भाई ये क्या टॉपिक है, कुछ भी, मटीरियल, लेबर, मटीरियल ज्यादा लगेगा, बड़ा साइज बनाना है आपको, मटीरियल ज्यादा लेबर ज्यादा, लॉजिकल सी बात है, मटीरियल लेबर दो सबसे बड़े कंपोनेंट होंगे प्रोजेक्ट के। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट, कि आपकी साइट कैसी है, अगर पहाड़ी इलाका है तो महंगा पड़ेगा आपको शायद से, प्लेन है तो सस्ता पड़ेगा। आपका जो कंस्ट्रक्शन साइट है उसका जो फाउंडेशन है वो अगर अच्छा स्ट्रांग है तो आपको सस्ता पड़ेगा, पर अगर फाउंडेशन वीक है तो आपको और खोद के फाउंडेशन बनाना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन साइट के नेचर पे भी आपका कॉस्ट डिपेंड करेगा। नेक्स्ट नेचर ऑफ स्ट्रक्चर, आपको स्ट्रक्चर परमानेंट बनाना है, आपको स्ट्रक्चर टेम्पररी बनाना है, आपको स्ट्रक्चर एक्चुअली सीमेंट ब्रिक वॉल से बनाना है, आपको टिन से बनाना है, आपके स्ट्रक्चर कैसा बनाना है उस पर कॉस्ट डिपेंड करेगा। नेक्स्ट मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन, आप किस प्रकार का मेथड यूज कर रहे हो कंस्ट्रक्शन के लिए, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। यू वांट टू ऑटोमाइज एवरीथिंग, लेबर इंटेंसिव करना है, ये सब। प्रोजेक्ट क्वालिटी, आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन अ वर्ड, यू वांट टू यूज एवरीथिंग ऑफ द टॉप नॉच क्वालिटी, थोड़ा सा तो महंगा पड़ेगा इसे। नेक्स्ट इज साइज ऑफ द प्रोजेक्ट, बिगर द साइज हायर इज गोइंग टू बी द कॉस्ट। इंपैक्ट ऑन वेरिएशन ऑर्डर, जितनी बार अपने प्रोजेक्ट के अंदर चेंजेस करते रहेंगे, शुरू के प्लान के हिसाब से चले तो सही प्राइस पड़ेगा, पर अगर उसमें बीच में 4 बार आपने प्लान चेंज किया है तो प्रोजेक्ट थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है। इंपैक्ट ऑन वेरिएशन ऑर्डर, डिले ऑन कॉस्ट ओवररन, 6 मंथ्स में होने वाला था वही अब 8 मंथ्स में हो रहा है, तो ये 3 मंथ्स के लिए आपका शायद मटेरियल का एक्स्ट्रा पैसा ना लगे, लेबर तो लगेगा, रेंट तो लगेगा जो आपने इक्विपमेंट्स लिए हैं। तो अगर आपका प्लान टाइम में खत्म नहीं होता है, वो ओवररन हो गया, तो डिले का भी एक कॉस्ट है, डिले ऑन कॉस्ट ओवररन। रेगुलेटरी एंड इंश्योरेंस वगैरह रिक्वायरमेंट जो भी आपका, तो जो भी आपके ऊपर लीगल रिक्वायरमेंट है, जितना ज्यादा लीगल रिक्वायरमेंट उतना ज्यादा कॉस्ट है। ये बहुत बेसिक पॉइंट हो गए विच विल इफेक्ट कॉस्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट। वेरी सिंपल, मटेरियल लेबर तो याद ही नहीं करना है, मटेरियल लेबर होगा, उसके बाद में नेचर ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट, नेचर ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्ट्रक्चर आपको कैसा बनाना है, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन, 3 पॉइंट साथ में। फिर प्रोजेक्ट क्वालिटी और साइज, द बेटर द क्वालिटी द हायर इज गोइंग टू द कॉस्ट, द बिगर द साइज द हायर इज गोइंग टू द कॉस्ट। नेक्स्ट इज इंपैक्ट ऑफ वेरिएशन ऑर्डर, delay on cost overrun, and lastly is regulatory insurance requirement. It's a no brainer. मेन पॉइंट क्या है, आप अब अकेले, मेन क्यों इसके लिए अपन को वो हैंड रिटन नोट्स वाली समरी वाली स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ती है, वो फॉलो करने की नीड इसलिए है क्योंकि यहां पे क्या होता है, आपको समझ में सब कुछ आ रहा है, बट जब आप लिखने जाते हो 2-3 पॉइंट भूल जाते हो। तो आपको उस चीज का ध्यान रखना है कि जब आप लिखने जाओ तो वो 2-3 पॉइंट्स आप ना भूलो। ऐड चले जा भाई, ऐड, अरे गुड बॉय भाई, क्या कर रहा है, जा क्यों नहीं रहा है? हाँ गया, यस। अब ये होगा कि जब आप इसके अंदर यहां पे लिखोगे फैक्टर्स, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ऊपर 1 लिखा हुआ है, फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। अब आपको क्या याद आ रहा है, आप 100% 2-1 पॉइंट भूल जाओगे। आपको मटेरियल याद आ रहा है, लेबर याद आ रहा है, नेचर ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट याद आ रहा है, नेचर ऑफ स्ट्रक्चर याद आ रहा है, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन याद आ रहा है, आपको साइज क्वालिटी याद आ रहा है, फिर आपको डिले ऑन कॉस्ट ओवररन याद आ रहा है, आपको रेगुलेटरी इंश्योरेंस याद आ रहा है, आपको नहीं, आप 1 पॉइंट भूल गए, अरे नहीं याद आया, कैसी बातें करो, मैं टॉपिक कैसे समझाऊं? फिर आप एक आधा पॉइंट भूल जाओगे। अब जब एक आधा पॉइंट भूल जाओगे, अब यहां पे 9 पे आके अटक जाओगे फॉर एग्जांपल, अरे याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा। फिर जब आपने सारे लिख लिए, फिर आप बुक ओपन करोगे, अरे इंपैक्ट ऑन वेरिएशन ऑर्डर भूल गए थे, एंड देयर आफ्टर उसको आप रेड पेन से लिखोगे, तो नेक्स्ट टाइम देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो पॉइंट आप ना भूलो। बिकॉज इस चैप्टर में यही स्ट्रेटजी लगानी पड़ेगी। हम जैसे एआईएफ रेगुलेशन पढ़ते हैं, वहां पे इसकी जरूरत नहीं है, इट इज ऑल लॉजिकल। तो अगर आपको एक बार समझ में आ गया कि कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 लेवरेज नहीं ले सकते, कैटेगरी 3 लेवरेज ले सकता है, तो वो कंसेप्चुअल है, उसमें इतना रटना नहीं है, वो याद हो गया, समझ आ चुका है, कंसेप्चुअल है। यहां पे इट इज नॉट दैट कंसेप्चुअल, यहां पे ऑथर का ओपिनियन पढ़ रहा है, तो इसमें अपन को पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे। तो ये स्ट्रेटजी वर्क्स बेस्ट टू रिमेंबर द पॉइंट्स, बहुत अच्छे से मार्क्स एग्जाम में आ जाएंगे। चलो फ्लो को कंटिन्यू करते हैं। ये हो गया पहला टॉपिक, वीड अप्रिशिएट योर फीडबैक। अरे नॉट नाउ भाई, अभी क्या इनको क्या लगा मैं फ्री बैठा हूं, कुछ भी कर रहे हैं, इधर आओ। चलिए, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा अप्रेजल के 5 पॉइंट, फीजिबिलिटी के 5 पॉइंट, ड्यू डिलिजेंस के कुछ पॉइंट, एंड देन कुछ चीजें, फैक्टर्स या पैरामीटर्स जो बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंसीडर करते हैं। सबसे पहले सबसे आसान, अप्रेजल के 5 पॉइंट, मैनेजमेंट अप्रेजल, टेक्निकल अप्रेजल, फाइनेंशियल अप्रेजल, मार्केटिंग अप्रेजल एंड सोशल बेनिफिट अप्रेजल। मैनेजमेंट अप्रेजल, हमारे प्रमोटर्स और मैनेजमेंट कैसा है। सेकेंड, टेक्निकल अप्रेजल, हम जो प्लान कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं प्रोजेक्ट, वो रियलिस्टिक है या नहीं, वो कन्वर्ट होगा या नहीं होगा रियलिटी में। फाइनेंशियल अप्रेजल, कि हम जो ये सोच रहे हैं, ये मार्केटिंग अप्रेजल पहले बोलता हूं, मार्केटिंग अप्रेजल कि हमारा प्रोडक्ट बिकेगा या नहीं बिकेगा, कंपटीशन सर्वाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा।
फाइनेंशियल अप्रेजल कि कंपटीशन सर्वाइव करने के बाद में वो प्रॉफिटेबल भी होगा या नहीं होगा। एंड लास्ट है सोशल बेनिफिट अप्रेजल कि सोसाइटी में ओवरऑल इससे जो बेनिफिट्स होंगे वो ज्यादा होंगे या फिर उसके नुकसान ज्यादा होंगे। सोशल बेनिफिट अप्रेजल ये हो गए 5 अप्रेजल, मैनेजमेंट अप्रेजल, टेक्निकल अप्रेजल, मार्केटिंग अप्रेजल, फाइनेंशियल अप्रेजल एंड देन कम सोशल बेनिफिट अप्रेजल। इसी प्रकार के 5 पॉइंट आते हैं फीजिबिलिटी में। क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पढ़ेंगे। अगर क्वेश्चन फीजिबिलिटी का पूछा तो ये 5 पॉइंट आ जाएंगे। लीगल फीजिबिलिटी, इकोनॉमिक फीजिबिलिटी, टेक्निकल फीजिबिलिटी, ऑपरेशनल फीजिबिलिटी एंड शेड्यूलिंग फीजिबिलिटी। बहुत इजी। लीगल फीजिबिलिटी कि आपने लीगली फ्रेमवर्क में बैठता है नहीं बैठता है प्रोजेक्ट। इकोनॉमिक फीजिबिलिटी ये सारे कंपटीशन को सर्वाइव इकोनॉमिकली फीजिबल प्रोजेक्ट है या नहीं है। हमने आगे एक जगह पे पढ़ा था, हमारे बुक में लिखा है कि इकोनॉमिक फीजिबिलिटी में वो उसको सोशल कॉस्ट बेनिफिट अप्रेजल को भी इंक्लूड करते हैं। तो ठीक है, ओवरऑल सबके हित में है नहीं है। उसके बाद में टेक्निकल फीजिबिलिटी सिमिलर चीज आ जाएगी, जो हम सोच रहे हैं वो संभव भी है नहीं, रॉ मटेरियल मिलेगा या नहीं मिलेगा, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है या नहीं है, ये सब पॉइंट। ऑपरेशनल फीजिबिलिटी कि हम जो प्लान कर रहे हैं वो ऑपरेशनली पॉसिबल भी है या नहीं है। लास्ट स्केड्यूलिंग फीजिबिलिटी कि हम जो टाइम फ्रेम सोच रहे हैं वो टाइम फ्रेम में हम प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं, ये हो गया फीजिबिलिटी। आई हैव ऑलरेडी टॉट यू ये ऑथर के ओपिनियन है, तो हमें अपना ओपिनियन यहां पे नहीं लिखना है। आपके हिसाब से हो सकता है यहां पे और पॉइंट भी आ जाए, लेकिन हमें ऑथर का ओपिनियन लिखना है। अप्रेजल के 5 पॉइंट, फीजिबिलिटी के 5 पॉइंट। लीगल फीजिबिलिटी, इकोनॉमिक फीजिबिलिटी, टेक्निकल फीजिबिलिटी, ऑपरेशनल फीजिबिलिटी एंड शेड्यूलिंग फीजिबिलिटी। एकदम सिंपल। उसी के बाद में लेकर आते हैं ड्यू डिलिजेंस। अब ड्यू डिलिजेंस कहते हैं कि ड्यू डिलिजेंस अगर जनरली पूछ लिया जाए कि ड्यू डिलिजेंस कैसे करोगे प्रोजेक्ट का, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रमोटर की हिस्ट्री देखेंगे, बैकग्राउंड देखेंगे। हम लोग देखेंगे कि हमारा जो बिजनेस मॉडल पूरा है वो सही है नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे लीगल ड्यू डिलिजेंस। ठीक है सर, सब कुछ सही है। उसके बाद में फाइनेंशियल स्ट्रक्चर और कैपिटल स्ट्रक्चर इन्होंने कैसे प्लान कर रखा है इनका। मेजर रिस्क ऑफ द प्रोजेक्ट, सर रिस्क को आइडेंटिफाई कर देंगे। टैक्स इफेक्ट क्या है प्रोजेक्ट के ऊपर। उसके बाद में इनका जो लोन का टेन्योर, टर्म्स एंड कंडीशंस, क्रेडिट का ये सब कैसा है। एंड देन प्रोजेक्ट वैल्यूएशन, प्रोजेक्ट का वैल्यूएशन उन्होंने कैसे दिया। अब ये क्या कह रहे हैं आप समझ रहे हो, वापस एक ऑथर का ओपिनियन है ये। पॉइंट्स तो घूम फिर के सेम ही है ना, पॉइंट्स तो वही हैं कि हम देखेंगे प्रमोटर कैसा है, बिजनेस का मॉडल कैसा है, लीगल सही है कि नहीं है, कैपिटल स्ट्रक्चर सही है नहीं है, मेजर रिस्क कौन से, टैक्स इफेक्ट क्या है, क्रेडिट को इनका एनालिसिस करेंगे, पूरा वैल्यूएशन करेंगे, लोन के टर्म्स का, एंड प्रोजेक्ट को वैल्यूएशन देखेंगे। आपको कैसे करना है, जितना कोशिश करो ये चारों को एक ही पेज पे लिख देना है। जितना कंपेयर करके देखेंगे उतना हम ज्यादा अप्रोप्रिएट पॉइंट्स पे लिख पाएंगे। बट द ब्यूटी इज, अब अगर इनमें से कुछ भी आ गया तो आप आंसर को 75% सही तो अभी भी लिख सकते हो, बिकॉज पॉइंट्स घूम फिर के जनरल है, बट जितना स्पेसिफिक जाएंगे उतना बेटर है। फिर यहां पे इन्होंने बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कुछ की पैरामीटर्स को देख के और लोन देते हैं। तो उन्होंने बताया कि बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये कुछ की पैरामीटर्स देखते हैं। पॉइंट वापस वही है, देखो प्रमोटर का बैकग्राउंड एक्सपीरियंस, टेक्नोलॉजी कौन सी अडॉप्ट कर रखी है, रॉ मटेरियल मिलेगा या नहीं मिलेगा, स्कोप ऑफ मार्केट फॉर द प्रोडक्ट। अब ये सब हमने ऊपर फीजिबिलिटी अप्रेजल में पढ़ चुके हैं। प्रमोटर बैकग्राउंड, मैनेजमेंट अप्रेजल में यही पढ़ा है हमने, टेक्नोलॉजी अडॉप्टेड, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, टेक्निकल अप्रेजल में यही पढ़ा है कि हम जो सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं वो रियलिस्टिक भी है नहीं है, रॉ मटेरियल मिलेगा नहीं मिलेगा, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है नहीं है, स्कोप ऑफ मार्केट फॉर द प्रोडक्ट, मार्केटिंग अप्रेजल कि हमारा प्रोडक्ट बनने के बाद बिकेगा या नहीं मिलेगा, मार्केट उसको, मार्केट का जो कंपटीशन वो सर्वाइव कर पाएगा नहीं कर पाएगा, कॉस्ट स्ट्रक्चर एंड एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, फाइनेंशियल अप्रेजल कि चलो बिक भी जाएगा पर प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा, इंपैक्ट ऑफ प्रोजेक्ट ऑन द सोसाइटी, वही बात हमारा सोशल कॉस्ट बेनिफिट अप्रेजल। तो उन्हीं पॉइंट्स को इन्होंने अलग 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 तरीके से लिखा है। उसके बाद में गवर्नमेंट के कंप्लायंस रेगुलेशन हम लोग देख रहे हैं क्या, लीगल आपका फीजिबिलिटी जैसा समझ लो इसको। उसके बाद में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे क्या इंपैक्ट आएगा, रिस्क लेवल एक्सेप्टेबल है क्या, अभी हमने पॉइंट देखा था ड्यू डिलिजेंस में, उसके क्या कहते हैं आइडेंटिफाई एक्सेप्टेबल रिस्क, एंड लास्ट इज ये कि आप टैक्स का ईएसजी का इंपैक्ट कैसे देखोगे ये। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो एक्चुअली मैं एज अ टीचर बोलूं तो ये एक ही पेज पे चारों पॉइंट्स आ जाने चाहिए और आपको एग्जाम में एकदम परफेक्टली लिखना है। अप्रेजल में ये 5 पॉइंट, फीजिबिलिटी में ये 5 पॉइंट, बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या पैरामीटर कंसीडर करते हैं ये पॉइंट्स, और ड्यू डिलिजेंस के लिए ये पॉइंट्स। लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड एट टाइम्स दैट स्टूडेंट्स उतना आइडियली ऑप्टिमली लिख नहीं सकते, तो पर आपके एक ही पेज पे होंगे तो गलती होने की संभावना सबसे कम हो जाएगी। तो एक ही पेज पे रख के पढ़ो, एक आधा गलती होगी तो मैक्सिमम होगी, अदरवाइज मोर और लेस यू विल गो क्लोज। और अब आप देखो कहीं पे भी मैनेजमेंट, प्रमोटर सही होने चाहिए, टेक्निकली रॉ मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रॉफिटेबल होना चाहिए, ये तो कॉमन पॉइंट्स हो गए ना, तो बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से अपन लिख सकते हैं। बट अगर हम बात करते हैं AIR 1 तो अपन को अगर वैसा सोचना है तो हर एक जगह वही पॉइंट जाने चाहिए। अप्रेजल में ये 5, टेक्निकल में ये 5, बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या कंसीडर करते हैं में ये पॉइंट्स, एंड ड्यू डिलिजेंस के ये पॉइंट्स। आर वी गुड हियर? इसके बाद में शुरू करते हैं ड्यू डिलिजेंस के 3 टाइप। ड्यू डिलिजेंस 3 टाइप का होगा, पहला होगा लीगल ड्यू डिलिजेंस, दूसरा होगा टेक्निकल ड्यू डिलिजेंस और तीसरा होगा फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस। यहां पर आते हैं हम लोग कुछ ऐसा, ड्यू डिलिजेंस के 3 टाइप। अब इसके अंदर क्वेश्चन जब आएगा तो क्वेश्चन किसी एक के ऊपर आएगा, या तो लीगल ड्यू डिलिजेंस पे आएगा, या टेक्निकल ड्यू डिलिजेंस पे आएगा, या फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस के ऊपर आएगा। बहुत ही आसान।
अगर लीगल ड्यू डिलिजेंस पे क्वेश्चन आता है 3 पार्ट में हमको उसको डिवाइड करके लिखना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस ऑफ एप्लीकेबल लीगल फ्रेमवर्क। आप अपना लीगल फ्रेमवर्क देखो, एग्जाम में पूछा जाएगा लीगल ड्यू डिलिजेंस कैसे करते हैं, तो सबसे पहले आप देखो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर लॉज कौन कौन से एप्लीकेबल है। एप्लीकेबल लीगल फ्रेमवर्क आपने देख लिया, एप्लीकेबल लीगल फ्रेमवर्क कि हमारे ऊपर ये सारे लॉज एप्लीकेबल है। दूसरा, जो आपकी प्रोक्योरिंग अथॉरिटी जिससे आप अप्रूवल लेने वाले हो वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, आप स्टेट गवर्नमेंट के पास जा रहे हो, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, आप लोकल अथॉरिटी के पास जा रहे हो, आप गलत अथॉरिटी के पास तो नहीं जा रहे हो। सेकंड पॉइंट, असेसमेंट ऑफ लीगल रेडीनेस ऑफ प्रोक्योरिंग अथॉरिटी। प्रोक्योरिंग अथॉरिटी जो है उसके पास में ज्यूरिसडिक्शन पावर है या नहीं है, तो इसको कहते हैं लीगल रेडीनेस। लीगल रेडीनेस मतलब उनके पास वो पावर भी है या नहीं है। तो वी विल चेक लीगल रेडीनेस ऑफ प्रोक्योरिंग अथॉरिटी। अब ऑथर ने घुमा के लिखा है, पर उसका मतलब यही है कि हम जिस अथॉरिटी के पास अप्रूवल लेने के लिए जा रहे हैं उनके पास हमें अप्रूवल देने की तो अथॉरिटी है ना। आर वी मेकिंग द एप्लीकेशन एट द राइट प्लेस और नॉट। तो पहला एप्लीकेबल लीगल फ्रेमवर्क देख लेंगे, देन लीगल रेडीनेस ऑफ द प्रोक्योरिंग अथॉरिटी, और तीसरा वी विल आइडेंटिफाई इश्यूज, इन डेप्थ लीगल एनालिसिस ऑफ द मेन प्रोजेक्ट इश्यूज। अब देखेंगे कोई और इशू आने वाला है क्या, तो यहां पे हम देखते हैं कि हमें कोई लैंड डिस्प्यूट तो नहीं आ जाएगा, हमारे जमीन पे किसी और का क्लेम तो नहीं है, हमारे बिजनेस में कोई फाइनेंशियल इश्यूज तो नहीं आएंगे, ये सब लीगल इश्यूज तो नहीं आएंगे, सारी ड्राफ्टिंग प्रॉपर्ली हुई है, ये सब यहां पे हम चेक कर लेते हैं। तो बहुत ईजी हो गया लीगल ड्यू डिलिजेंस के 3 पॉइंट्स। पहला पॉइंट आ जाएगा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आइडेंटिफाई कर लो, दूसरा लीगल रेडीनेस ऑफ द प्रोक्योरिंग अथॉरिटी, और लास्ट आ जाएगा आइडेंटिफाई मेजर इश्यूज, इन डेप्थ लीगल एनालिसिस ऑफ मेन प्रोजेक्ट इश्यूज। इन डेप्थ लीगल एनालिसिस ऑफ प्रोजेक्ट के मेन इश्यूज, ये 3 किया तो आपका लीगल एनालिसिस ड्यू डिलिजेंस हो चुका है। इसको लीगल फीजिबिलिटी बोल दिया, लीगल ड्यू डिलिजेंस बोल दिया, सब सेम है। अगर क्वेश्चन इसी पे आ गया 4 मार्क्स का कि बताओ लीगल फीजिबिलिटी लीगल ड्यू डिलिजेंस क्या होता है, तो यही लिखना है। अब बताओ टेक्निकल ड्यू डिलिजेंस टेक्निकल फीजिबिलिटी क्या होता है, तो ये लिखना है। क्या लिखना है आपको, देखना है आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है वो कैसा है। सबसे पहला मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी, कि आप कौन सा टेक्नोलॉजी यूज करो। बैंक एक प्रोजेक्ट को लोन देने के पहले देखना चाहता है कि ये प्रोजेक्ट सही भी है या नहीं है, तो हम देख रहे हैं कि आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसा है। बहुत आउटडेटेड प्रोसेस आप यूज कर रहे हो तो चलेगा ही नहीं, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और टेक्नोलॉजी देखेंगे। दूसरा, आपका इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितना है, फिर आप प्रॉपर बताओगे हम इतने कैपेसिटी पे इतना प्रोडक्शन कर सकते हैं, इतने कैपेसिटी पे इतना प्रोडक्शन कर सकते हैं, प्रॉपर चार्ट बन सकता है आपका कि आपका इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितना है। तीसरा, आपका लोकेशन कैसा है, आपके रॉ मटेरियल से कितना दूर है, आपके फिनिश गुड्स सप्लाई करने तो उससे कितना दूर है, वहां पे पावर फ्यूल सब कुछ है या नहीं है, तो आपकी प्रॉक्सिमिटी टू एवरीथिंग, लोकेशन कितना सही है देखेंगे। नेक्स्ट, रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी, कि आप जहां से रॉ मटेरियल खरीदने का सोच रहे हो वो कौन सा है, इंडिया का है या इंपोर्ट करने वाले हो, उसका अवेलेबिलिटी कैसा है, उस पर डिपेंडेंट कितने हो आप, रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी एंड सोर्सेस। पावर एंड यूटिलिटीज, आपके पास में जो भी रिक्वायर्ड पावर है, जो भी आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, आपको स्टीम चाहिए, आपको जो भी रिक्वायर्ड चाहिए पावर एंड यूटिलिटीज में, वो सब अवेलेबल है या नहीं है। नेक्स्ट, मैन पावर रिक्वायरमेंट, अब आपके पास मैन पावर, अब आप देखो ना ये एक्चुअली जैसे कि आप अपने किसी छोटे भाई को समझा रहे हो कि बिजनेस करना चाह रहा है, बता तेरे पास ये है कि नहीं, ये है कि नहीं, ये कहां पर है तेरा, आप ऐसे चेक कर रहे हो क्योंकि बैंक लोन दे रहा है तो बैंक उसके पहले भी चेक करना चाह रहा है। बताओ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसे करोगे, आपका लोकेशन कहां होगा, पावर यूटिलिटी है नहीं, आपके इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी है, आपकी मैन पावर रिक्वायरमेंट कितनी, इतना मिलेगा नहीं मिलेगा, इन्वायरमेंट क्लियरेंस सारे मिले या नहीं मिले आपको, वाटर एयर नॉइस पोल्यूशन। इसमें इन्वायरमेंट क्लियरेंसेस 2 फेज में मिलते हैं, पहले मिलता है कंसेंट टू स्टैब्लिश और फिर मिलता है कंसेंट टू ऑपरेट, के बनाने का अप्रूवल फिर उसको ऑपरेट करने का अप्रूवल, दोनों के पहले उनका पूरा साइट विजिट होता है आइडियली ऐसा। फिर अदर आ जाते हैं कि अदर्स में आप ध्यान रखो कि आप रिसाइकलिंग कर रहे हो, इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स आ रहे हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी आपका पेटेंट कॉपीराइट ये सब का आप ध्यान रख रहे हो। रुक जाते हैं, आगे जाने के पहले 8 पॉइंट्स हैं, दिमाग में ये याद रखना होगा कि यहां पे 8 पॉइंट है, ताकि आप जब भी उससे कम लिखो तो आपको क्लिक होना चाहिए मैं कुछ कम पॉइंट लिख रहा हूं। तो लीगल फीजिबिलिटी में तेरा 3 पॉइंट्स डन, टेक्निकल फीजिबिलिटी तेरा 8 पॉइंट्स। अब जितने याद आ रहे हैं वो लिखते हैं। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसा है, इंस्टॉलेशन ठीक है, कैपेसिटी कैसी है, इस पे आ जाता हूं मैं। थर्ड, मैन पावर रिक्वायरमेंट कितना है, रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट कितना होगा, लोकेशन कैसी है, पावर यूटिलिटी, अदर्स तो एंड में लिखेंगे ना, तो एक मिस हो रहा है, चलो एक मिस हो गया मान लो, याद नहीं आया, तो अब उसके अंदर अपन जाके इसको वापस देखते हैं कौन सा भूल गए। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस याद है, इंस्टॉलेशन कैपेसिटी याद है, लोकेशन याद है, रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी, पावर, मैन पावर, एनवायरमेंट क्लियरेंसेस एंड देन अदर्स। इट्स ओके, सो दिस इज हाउ यू नीड टू रीड इट अप। अगर आप ऐसे पढ़ते गए तो बहुत इजीली एग्जाम तक आप एस कर जाओगे। और बहुत भारी चीजें सोचो ना आप, पूरे भारत में सब ह्यूमन सी एग्जाम देने वाले रोबोट तो नहीं देंगे, तो सब लोगों को पॉइंट्स भूलने का प्रॉब्लम आएगा ना। तो आप बस ये ध्यान रखो, और ये लॉ नहीं है ना दैट 1 + 1 2 हो जाएगा। लॉ में अच्छी चीज क्या है, लॉजिक होगा, लॉ मेकर ने कुछ तो सोच के लॉ बनाया होगा, तो वहां पे यू कैन इवन थिंक ओके ऐसा लॉ। यहां पे तो यू टू जस्ट रीड ऑथर्स ओपिनियन,
तो पूरे भारत में सब लोग ये पॉइंट्स भूलने की कोशिश, मतलब प्रॉब्लम आएगी। तो आपको ये कोशिश करनी है कि आपको पॉइंट्स बेटर याद हो जाए। और ये अगर आप लिखते गए हर बार ये, और ये 2 पॉइंट भूल रहा हूं, फिर उसको देख के और रेड पेन से लिखा, तो आप नेक्स्ट टाइम वो पॉइंट तो भूलोगे ही नहीं। डन हो जाती बात। उसके बाद में आते हैं फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस। इसका एक सेपरेट चार्ट भी बना रखा है, फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस। तो ड्यू डिलिजेंस पे 3 टाइप का हो सकता है, लीगल ड्यू डिलिजेंस, टेक्निकल ड्यू डिलिजेंस एंड फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस। इन पे इंडिविजुअल क्वेश्चन आएगा। लीगल ड्यू डिलिजेंस पे आया तो वो लिखना है, टेक्निकल ड्यू डिलिजेंस पे आया तो ये लिखना है, और फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस पे आया तो ये। फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस के अंदर टोटल 6 पॉइंट्स आ जाते हैं। यस, फर्स्ट डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट। पहले प्रोजेक्ट का पूरा कॉस्ट डिटरमिन कर लो, कर लिया। अब इस प्रोजेक्ट का पैसा कहां से लाने वाले हो, मींस ऑफ फाइनेंस डिटरमिन कर लो। मींस ऑफ फाइनेंस में उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बोला है, इक्विटी, क्वाज़ी इक्विटी। क्वाज़ी इक्विटी क्या होता है, याद आ रहा है? प्रमोटर या मेजर शेयर होल्डर जो इंटरेस्ट फ्री लोन देते हैं उसे बोलते हैं क्वाज़ी इक्विटी। तो इक्विटी, क्वाज़ी इक्विटी। फिर आ गया इंटरनल अक्रूवल, कि अगर हमारे पास ऑलरेडी कुछ पैसा है। उसके बाद में गवर्नमेंट सब्सिडी और इंसेंटिव, कि गवर्नमेंट ने थोड़ा सा उनकी तरफ से हमारे प्रोजेक्ट कॉस्ट के अंदर कंट्रीब्यूट कर दिया, लैंड फ्री दे दिया है, मशीनरी फ्री दे दी है, हमारा जो खर्चा था वो कम कर दिया है। नेक्स्ट टर्म लोन, उसी के लिए तो आए हैं। बैलेंसिंग फिगर विल बी टर्म लोन, कि कहीं से अरेंज नहीं हो रहा है, बैंक से लोन चाहिए। एंड डिफर्ड पेमेंट स्कीम, कि हमारा कोई क्रेडिटर जिससे हम मशीनरी खरीद रहे हैं या कोई चीज खरीद रहे हैं जिससे हमें लोन लेके पे करना था, अगर उसी ने हमको ईएमआई ऑप्शन या डेफरल स्कीम दे दिया है तो हमें अलग से लोन लेना नहीं पड़ेगा ना, यहीं से काम हो जाएगा। तो अगर मैं 20 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उसमें 2 करोड़ के मशीनरी खरीदने थे, जिस व्यक्ति से मशीनरी खरीद रहा हूं उसने 2 साल का मुझे क्रेडिट पीरियड दे दिया, तो अब इन 2 करोड़ के लिए मुझे लोन नहीं लेना पड़ेगा ना, यही एक प्रकार का लोन हो गया। मीन्स ऑफ फाइनेंस में देयर आर 6 पॉइंट्स। ये याद रखना पड़ेगा इस चैप्टर की स्ट्रैटेजी के लिए। मीन्स ऑफ फाइनेंस में 6 पॉइंट थे। क्या 6 पॉइंट थे? इक्विटी, क्वाज़ी इक्विटी, इंटरनल अक्रूवल्स, ये तीनों तो अपनी हो गए। अब गवर्नमेंट का इंसेंटिव, टर्म लोन एंड डेफरल पेमेंट स्कीम, डन, इजी। तो ये हो गया हमारा सोर्स ऑफ फाइनेंस। सबसे पहले हमने टोटल कॉस्ट डिटरमिन कर लिया, उसके बाद में मींस ऑफ फाइनेंस हो गया। नेक्स्ट प्रॉफिटेबिलिटी एस्टीमेट। अब हमें प्रॉफिटेबिलिटी का एस्टीमेट करना है कि ये हमारा खर्चा है और इतना पैसा आ जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी। नेक्स्ट अब आपको प्रोजेक्ट करना है, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट, प्रोजेक्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट, और ऊपर हमने प्रॉफिटेबिलिटी तो प्रोजेक्ट कर ही लिया। तो प्रॉफिटेबिलिटी एस्टीमेट के अंदर पूरा पीएनएल वगैरह बना लेते हैं हमारा कि कितना खर्चा होगा, और उसी में हमने एंड में एक रेशियो भी लिख दिया था, डीएससीआर। डीएससीआर स्टैंड्स फॉर डेट सर्विस कवरेज रेशियो। तो हमें देखते हैं कि हर साल के प्रॉफिट से हम लोन को रीपे भी कर पाएंगे या नहीं। तो पीएनएल एस्टीमेट, प्रॉफिटेबिलिटी एस्टीमेट, बैलेंस शीट का प्रोजेक्शन एंड देन कैश फ्लो का प्रोजेक्शन, बहुत आसान हो गया। एंड देन फाइनेंशियल रिस्क असेसमेंट। ये सब करने के बाद हम फाइनेंशियली रिस्क को असेस कर लेते हैं कि डुएबिलिटी भी है या नहीं है। इसके अंदर हमने कुछ 7 पॉइंट्स पढ़े थे कि 7 तरीके से आप फाइनेंशियल रिस्क को असेस कर सकते हो, रेशियोज के थ्रू, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज या बैलेंस शीट रेशियोज। अब ये कुछ नहीं है, पीएनएल के अलग अलग आइटम को अगर मैं कंपेयर करूंगा तो वो हो गया प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। मैंने मेरा टोटल कॉस्ट देखा 25 करोड़ का है, अब मैं उसको मेरे किसी भी कॉस्ट से कंपेयर कर रहा हूं तो वो एक रेशियो ही तो हो गया, बैलेंस शीट रेशियो। मैं बैलेंस शीट के किसी भी डेटा को कंपेयर करता हूं, बैलेंस शीट रेशियो। सी अपन जैसे कि करंट एसेट बात करते हैं, करंट एसेट के अलावा करंट रेशियो की बात करते हो तो ये बैलेंस शीट रेशियोज हो गए। तो रेशियो एनालिसिस एक तरीका हो गया जिससे आप रिस्क असेस कर सकते हो। दूसरा डीएससीआर, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, दैट एक साल में आपका जो टोटल इनकम आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसके अंदर आप ऐड कर लोगे डेप्रीसिएशन, ताकि कैश प्रॉफिट आ जाएगा, उसमें वापस ऐड कर लोगे इस साल का जो आपका पेमेंट है इंटरेस्ट वगैरह का, इस साल का जो पेमेंट है वो भी ऐड कर दिया, ये आ गया आपका न्यूमरेटर। डिवाइड कर देते हैं हम इसको किससे, इस साल का जो टोटल हमारा इंटरेस्ट, और अगर कोई भी हमारा अमाउंट पेबल है इस साल का, तो इससे हमें एक आइडिया लग जाता है दैट हमारे पास हर साल में इतना पैसा होगा और उससे इतना अमाउंट पे करना होगा, तो हम पे कर पाएंगे क्या। तो अगर मान लीजिए एनुअल इनकम है एक बिजनेस की 2 करोड़, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रीसिएशन, कैश प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट, मतलब अभी तक इंटरेस्ट पे नहीं किया, तो इंटरेस्ट पे करने के पहले हमारा कैश प्रॉफिट हो रहा है 2 करोड़ का, और इस साल में हमें जो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पे करना है वो 1 करोड़ ही है, तो हम सेफ है ना, आराम से पे हो जाएगा। डीएससीआर, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, कि इस साल हमारे पास जो पैसा है ये इंटरेस्ट पे करने के लिए, उसका क्या रेशियो है इस साल की लायबिलिटी से। तो अगर हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रीसिएशन कैश प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, मतलब इंटरेस्ट पे करने के पहले का प्रॉफिट 2 करोड़ है, और इस साल हमें इंटरेस्ट या जो हमें ईएमआई प्रिंसिपल पे करना है इस साल के लिए वो 1 करोड़ ही है, तो इट इज एक्सेप्टेबल लेवल के अंदर, डीएससीआर इज 2। इसके बाद में ब्रेक इवन एनालिसिस बचपन से पढ़ रहे हैं, दैट लेवल एट विच आर वी हैव नो प्रॉफिट नो लॉस। तो ये अचीव करना अच्छा है, जितना अर्ली ब्रेक इवन अचीव करते हैं उतना बिजनेस को लोअर रेट ऑफ रिस्क पे माना जाएगा। सेंसिटिविटी एनालिसिस, हमने जो अजम्पशंस किए इस प्रोजेक्ट के अंदर, अगर उन अजम्पशंस में कोई भी चीज चेंज हो जाती है, हमने जो अजम्पशंस किए अगर उन अजम्पशंस के अंदर कोई भी चीज चेंज हो जाती है तो इसका ओवरऑल प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट आएगा, हमारे बिजनेस पे क्या इंपैक्ट आएगा, दैट इज सेंसिटिविटी एनालिसिस। इसमें एग्जांपल दे रखा है, अगर रॉ मटेरियल का प्राइस इतने % से बढ़ गया तो,
अगर फिनिश गुड्स का प्राइस इतने % से कम हो गया तो, अगर फ्यूल का प्राइस इतने % से बढ़ गया तो, ये सब चीजें। तो अगर इंप्लॉय कॉस्ट बढ़ गया तो अगर ये मेजर खर्चे बढ़ गए तो हमारा बिजनेस पूरा ही कोलैप्स हो जाएगा। तो मतलब सेंसिटिविटी एनालिसिस में आप फेल हो जाते हो। और अगर आपको लगता है थोड़ा बहुत एडजस्ट भी हो गया फिर भी बिजनेस विल सर्वाइव, तो सेंसिटिविटी एनालिसिस में आप पास हो जाते हो। पे बैक पीरियड, पूरा लोन का अमाउंट कितने साल में बिजनेस पे बैक कर देगा। ये जनरली इक्विटी इन्वेस्टमेंट में ज्यादा देखा जाता है कि मैंने आज 1 करोड़ लगाए पर हर साल मुझको इससे 20-20 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो मैं 5 सालों में ही पूरा का पूरा अपना इन्वेस्टमेंट रिकवर कर लूंगा। पे बैक पीरियड, कितने समय में पूरा का पूरा अमाउंट रिकवर हो जाता है। IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, के हम ये देखते हैं एक प्रोजेक्ट का एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न और IRR, इंटरनल रेट, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हमारा कितना था और IRR कितना था। अगर वो IRR हमारे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा है देन वी इन्वेस्ट इन द प्रोजेक्ट। IRR मतलब वो बिजनेस किस रेट ऑफ रिटर्न को दे रहा है, हमारा एक्सपेक्टेड क्या है। अगर बिजनेस का IRR है 10%, हमारा एक्सपेक्टेड इज 12%, वी विल नॉट इन्वेस्ट है। आवर एक्सपेक्टेशन इज 12%, IRR इज 15%, वी विल इन्वेस्ट है। ऐसा। उसके बाद में आता है स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट। किसी बिजनेस को आप यहां से भी एनालाइज कर सकते हो। मैं अगर सच बताऊं तो यहां पे लास्ट के 3 परफेक्टली फिट नहीं होते, ऊपर के 4 ही फिट होते हैं। बिकॉज जब भी लोन दे रहे हैं तो पहले वाले 4 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेशियो एनालिसिस करो आप, DSCR चेक करो आप, ब्रेक एनालिसिस देखो, सेंसिटिविटी एनालिसिस देखो। लेकिन उसके बाद के जो 3 है, पे बैक पीरियड, IRR और स्वॉट एनालिसिस, ये इक्विटी में ज्यादा रेलेवेंट होते हैं। खैर फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हम लोग यहाँ पे ऑथर का ओपिनियन पढ़ रहे हैं। ऑथर के ओपिनियन के अंदर फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस के 6 पॉइंट्स होंगे। क्या 6 पॉइंट होंगे? सबसे पहले वो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट डिटरमिन करेगा, सोर्स ऑफ फाइनेंस डिटरमिन करेगा, फिर 3 प्रोजेक्शन, प्रॉफिटेबिलिटी एस्टीमेट, बैलेंस शीट प्रोजेक्शन एंड कैश फ्लो, एंड लास्ट इज रिस्क असेसमेंट। एक बार वापस देखते हैं, बहुत आसान है। ड्यू डिलिजेंस, ड्यू डिलिजेंस हमने पढ़ा, पहला लीगल, टेक्निकल, फाइनेंशियल। लीगल के 3 पॉइंट क्या है? पहला रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आइडेंटिफाई कर लो पूरा, दूसरा लीगल रेडीनेस ऑफ प्रोक्योरिंग अथॉरिटी देख ली, तीसरा कि हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि मेजर इश्यूज क्या है इस प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है, उसका हम डिटेल इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ मेजर इश्यूज ऑफ द प्रोजेक्ट, डन। टेक्निकल एनालिसिस, मुझे पहले बताओ टोटल पॉइंट्स कितने हैं? 8। ये याद रखना, ये इस चैप्टर, किसी और चैप्टर में ऐसा नहीं बोलूंगा मैं। इस चैप्टर में स्ट्रेटजी वैसी जाएगी, 8 पॉइंट से याद रखने पड़ेंगे। अब 8 पॉइंट्स हो गए, उसमें शुरू करते हैं। सबसे पहला मैन्युफैक्चरिंग का हमारा प्रोसेस कैसा है, कैपेसिटी हमारे पास में कितनी है, यूटिलाइजेशन, मैन पावर, रॉ मटेरियल, लोकेशन, पावर एंड यूटिलिटीज। पिछली बार क्या भूल गए थे? इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस, याद आ गया, अदर्स, डन। फिर आते हैं फाइनेंशियल। फाइनेंशियल के 6 पॉइंट आते हैं, सिंपल फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस। सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ द, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट डिटरमिन्ड, देन सोर्स ऑफ फाइनेंस कहां से लाएंगे, डन। प्रॉफिटेबिलिटी एस्टीमेट, कैश फ्लो प्रोजेक्शन एंड बैलेंस शीट, डन हो गया। रिस्क असेसमेंट, डन डन डन, इजी पीजी। चलो, ये हुआ हमारा यहां तक। अब अगर मैं आपको देखूं कि हम कहां तक पहुंचे हैं, ये रहा। हमें चैप्टर में सबसे पहला फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट याद आ रहा है। मटेरियल, लेबर, बोलो, नेचर ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट, नेचर ऑफ स्ट्रक्चर, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन, क्वालिटी, साइज, इम्पैक्ट ऑन वेरिएशन ऑर्डर, डिले ऑन कॉस्ट ओवररन, एंड लास्ट वाला क्या था? रेगुलेटरी एंड इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट, डन। फिर हम प्रोजेक्ट अप्रेजल, मैं नहीं बोल रहा हूं, फीजिबिलिटी स्टडी के 5 पॉइंट, प्रोजेक्ट अप्रेजल के 5 पॉइंट, की रिक्वायरमेंट्स, ड्यू डिलिजेंस, प्रोजेक्ट फाइनेंस, इसके कुछ पॉइंट्स आ गए हमारे पास, डन। 5 फिर कुछ 7-8 पॉइंट, 7-8 पॉइंट। इसके अंदर हम ये रट नहीं सकते, वो आप समझोगे इसी और अपने हिसाब से ऐड ऑन कर सकते हो। फिर हमने ये पढ़ा, लीगल फीजिबिलिटी के 3 पॉइंट डन है, टेक्निकल फीजिबिलिटी के 8 पॉइंट्स डन है, और फाइनेंशियल फीजिबिलिटी के 6 पॉइंट्स डन है। हम चैप्टर में यहां तक आ चुके हैं। इजी चैप्टर अगर आप देखो तो, अगेन आई एम टेलिंग यू, हम लोगों ने 6-7 दिन से इस चैप्टर को पढ़ रहे थे, और एक एक चीज को अच्छे से पहले समझो, ताकि अंदर जब लिखने की बात है तब भी हम रेलेवेंट कंटेंट लिखेंगे, प्रॉपर हाईलाइटेड कंटेंट को अच्छे से पढ़ेंगे, बट ये कंठस्थ होना चाहिए, तब हम इसके अंदर बहुत अच्छा स्कोर ला पाएंगे। आगे बढ़ते हैं रोल ऑफ सीएस में। रोल ऑफ सीएस तो बहुत ही आसान है। रोल ऑफ सीएस थिंक्स, रुक जाओ, सीएस क्या क्या करता है? सबसे पहले ये बताते हैं कि सीएस बहुत सारी इंफॉर्मेशन पहले लेगा, इंफॉर्मेशन का क्लासिफिकेशन भी दे दिया है, जनरल इंफॉर्मेशन लेगा, मैनेजमेंट का इंफॉर्मेशन लेगा, टेक्निकल डिटेल लेगा, मार्केटिंग स्ट्रेटजी लेगा, रेवेन्यू और कॉस्ट एस्टिमेट लेगा, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन शेड्यूल लेगा, रिस्क एसोसिएटेड लेगा। अब ये देखना क्यों लेगा, अरे हम 5 अभी जो एक पेज पे सारे टॉपिक्स पढ़े उसमें यही तो लिखा है कि बैंक ये सब मांगता है, तो सीएस ये सब इंफॉर्मेशन लेके देगा ना। बैंक को करना है मार्केटिंग अप्रेजल, तो हमें बताना पड़ेगा कि हमारे प्रोडक्ट में ऐसा क्या है कि लोग खरीदेंगे। बैंक को करना है फाइनेंशियल अप्रेजल, तो हमें बताना पड़ेगा प्रॉफिटेबल होगा। बैंक को करना है मैनेजमेंट अप्रेजल, तो हमें उनको देना पड़ेगा मैनेजमेंट रिलेटेड डिटेल्स। बैंक को चाहिए शेड्यूल फीजिबिलिटी के अंदर, तो हमें उनको पूरा शेड्यूल देना पड़ेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये वहीं से पॉइंट बने हुए हैं,
थोड़ा लॉजिक से गए ना अपन तो बहुत अच्छे से मार्क्स लेकर आ सकते हैं। अब आता है यहां पे सीएस को लेके कि सीएस कितने प्रकार की सर्विसेज दे सकता है। ये भी एक एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन हो सकता है। अभी कहते हैं अगर आप फॉर्मेशन ही कर रहे हो तो इसमें फॉर्मेशन में सीएस कुछ कर सकता है, रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस में सीएस कुछ कर सकता है, फंड रेजिंग में सीएस मदद कर सकता है, अदर कॉर्पोरेट सर्विस एंड कॉर्पोरेट कंप्लायंसेस। आपको पहले ये याद करने, ये याद हो गए तो अंदर का हम लिख लेंगे आराम से। तो कोई भी सीएस है तो वो फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। फॉर्मेशन के बाद में बिजनेस को क्या करना होता है, रजिस्ट्रेशन लाइसेंस ले लिया, उसके बाद में पैसों की जरूरत होगी, फंड रेजिंग, उसके बाद में अदर सर्विस एंड एंड में कंप्लायंस। बहुत सिंपल। सीएस सबसे पहले आपकी कंपनी का फॉर्मेशन करवा देगा, फॉर्मेशन करवाते ही आपको जरूरत पड़ेगी रजिस्ट्रेशन की, वो करवा देगा, लाइसेंसेस दिलवा देगा, फिर फंड सीज होता है फंड रेजिंग करवा देगा, फिर अदर कॉर्पोरेट सर्विसेज एंड एंड में कंप्लायंसेस। पहले ये 5 याद होते हैं, फिर अंदर का इजी है। फॉर्मेशन में क्या, दिन लाके देगा, नेम अवेलेबिलिटी एमओयू बनाएगा, कंपनी इनकॉर्पोरेट कर देगा, बहुत इजी, खुद से लिख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन में उद्यम रजिस्ट्रेशन, आईएम रजिस्ट्रेशन, इंडस्ट्रियल लाइसेंस, एनवायरमेंट क्लियरेंसेस, जो भी आपको चाहिए वो सब लाके देगा। रेजिंग फंड में फीजिबिलिटी रिपोर्ट बनाएगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक के सामने आपके केस को रिप्रेजेंट करेगा, अगर जरूरत है तो क्रेडिट रेटिंग लेकर आएगा, इवन एआईएफ से पैसा भी अरेंज सीएस करवा सकता है, क्योंकि एआईएफ भी तो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं। इफ यू आर अ स्टार्टअप यू कैन अप्रोच एआईएफ आल्सो, वेंचर कैपिटल फंड्स आल्सो। अदर सर्विसेज क्या देता है, कोलैबोरेशन एग्रीमेंट, शेयर होल्डर एग्रीमेंट, फेमा का एडवाइस, ड्यू डिलिजेंस, एनवायरमेंट क्लियरेंस, ये सब भी उसके अंदर कवर हो जाते हैं। एनवायरमेंट क्लियरेंसेस रजिस्ट्रेशन लाइसेंस में बेटर फिट होता है, क्योंकि आपको पहले लेना होता है और बाद में भी लिख सकते हो। फिर और क्या करेंगे हम कॉर्पोरेट कंप्लायंस में, ऑथराइज शेयर कैपिटल, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करेंगे, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन डिपॉजिट के लिए कैपिटल स्ट्रक्चर आपको अच्छे से बताएंगे, शेयर्स अलॉट करेंगे, शेयर्स अलॉटमेंट का राइट भी तो सीएस के पास ही है, बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करता है, एंड में सर्टिफिकेट वगैरह इशू तो सीएस को करना है। तो ये हो गया। हेल्प इन एग्जीक्यूटिंग द लोन, क्रिएट और सेटिस्फाई चार्ज, जो भी आप लोन देंगे तो उस पर चार्ज क्रिएट करना है। देयर वाज अ पर्सन सीएस का स्टूडेंट, ही केम टू मी, इज लाइक कि सर पिछले 6 महीने में इतने चार्ज के फॉर्म भर चुका हूं कि रात में भी नींद में भी यही आ रहा है। चार्ज का फॉर्म इज अ रिपीटेटिव वर्क, धड़ 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 धड़, एंड जिन फॉर्म्स के पास बहुत काम है वो एक व्यक्ति को इसी के लिए बिठा देते हैं, क्योंकि दिन के 100 फॉर्म भरने, तो एक व्यक्ति इनमें बैठा बैठा बस चार्ज के फॉर्म ही भर रहा है, अरे तूफान एकदम। तो चार्ज का फॉर्म भरना भी एक सीएस का काम है। सीएस के यहाँ पे इंटर्न करेगा, सीएस करेगा, कौन करेगा बात अलग है, बट काम तो सीएस का फॉर्म करके देगा। उसके बाद में कंपनी के रिकॉर्ड्स का सर्च टाइटल करना होता है कि कंपनी के रिकॉर्ड्स पे कोई और क्लेम्स वगैरह तो नहीं है। ये इजी है, मेरी बात को समझना, ये आपको रीड करके भी याद हो जाएगा, बट स्केलेटन पहले याद होना चाहिए। तो ये याद हुआ तो अब ये आप बहुत आराम से रीड करके रख सकते हो। सीएस का रोल बहुत ज्यादा फेसेट्स पे आएगा। सबसे पहले आएगा रोल फॉर्मेशन में, फिर रोल आएगा रजिस्ट्रेशन लाइसेंसिंग में, फिर रोल आएगा जो भी आपको फंड रेजिंग करनी है, उसके बाद में रोल आएगा कॉर्पोरेट सर्विसेज में, एंड लास्ट में कंप्लायंसेस। आप इसके अलावा भी पॉइंट्स इसके अंदर ऐड कर सकते हो, नॉट हियर, ये तो यही लिखो, यही लिखोगे, ये 5 पॉइंट एज इट इज, इसमें कुछ चाहो तो पॉइंट्स को ऐड कर सकते हो, बहुत इजी। फिर आता आ रहा मेरा फेवरेट टॉपिक, आय हाय हाय, थिंग्स। ये कहते हैं यहां पे कि सीएस का एक्टिविटी फ्लो चार्ट बताओ कि अगर एक सीएस आपके बिहाफ पे पूरा लोन लेने का काम ही कर रहा है, पूरा लोन प्रोजेक्ट फाइनेंस का पूरा काम सीएस करने वाला है, तो वो क्या क्या करेगा। इसको हमने 4 तरीके से डिवाइड कर दिया। सबसे पहले 4 स्टेप्स तक तो स्कोप ऑफ वर्क डिसाइड कर रहे हैं प्रमोटर के साथ, अपना फीस वगैरह सब कुछ। उसके बाद में डिस्क्लोजर विद प्रमोटर, प्रमोटर पूरा डिस्कशन कर लिया है, डिस्कशन विद प्रमोटर। उसके बाद में फाइनली हम बैंक के पास जा रहे हैं, और लास्टली हो गया आपका जो भी आपकी फाइनलिटीज वगैरह है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो है। तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। इसको आप याद रख लीजिए, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। फेज 1 में एज अ सीएस व्हेन यू अप्रोच द प्रमोटर, यू शुड नॉट बी वरीड अबाउट एनीथिंग एल्स, फर्स्ट यू डिसाइड योर वर्क। उनका काम पहले ले लो, फिर काम करो। तो उनके साथ बैठ के स्कोप ऑफ वर्क डिसाइड कर लो, आपका फीस का स्ट्रक्चर डिसाइड कर लो, आप उनको आपकी पूरी डिमांड बता दो, और उनको आप एक फॉर्म वगैरह दे सकते हो कि भैया ये सब चीजें हैं, अग्रीमेंट एंटर कर लो। तो पहले 3-4 पॉइंट्स में डोंट स्टार्ट द वर्क, फर्स्ट यू डिसाइड कि आपका काम क्या रहेगा, फीस क्या रहेगा, स्कोप ऑफ वर्क क्या रहेगा। तो ये कह रहे थे कि पहला क्या हो गया, प्रमोटर के साथ में डिस्कशन कर लो, स्कोप ऑफ वर्क समझ लो, अपनी प्रोफेशनल चीज समझा दो, फाइनेंसिंग नॉर्म का उनको एक रफ आइडिया दे दो, एंड देन असाइनमेंट को इन राइटिंग ले लो जिसमें स्कोप ऑफ वर्क और पेमेंट लिखाओ। तो सबसे पहली चीज हो गई, उनके साथ बैठ के डिस्कशन कर लो स्कोप ऑफ वर्क का। उसके बाद में उनको अपनी फीस वगैरह बता दो। उसके बाद में उनको आगे क्या क्या करना होगा, पूरा फाइनेंशियल नॉर्म भी बताओ कि क्या प्रोसेस है पूरा रफली, और उसके बाद में फाइनली एक अग्रीमेंट एंटर कर लो और सिग्नेचर करके फाइनल कर लो राइटिंग में। डन। अभी तक काम शुरू नहीं किया, अभी तक सिर्फ अपन ने अपनी पेट पूजा की है, अब काम शुरू। अब हम क्या करेंगे, प्रमोटर से डिटेल ले रहे हैं, तो प्रमोटर को हम एक क्वेश्चनर दे देते हैं प्रॉपर कि भैया सारी इन्फॉर्मेशन भर के दे दो, क्योंकि प्रमोटर लोगों का प्रॉब्लम मैंने आपको बताया था, वो बाद में क्या बोलेंगे, मुझसे पूछा ही नहीं। तो आप पहले से प्रमोटर को पूरा क्वेश्चनर दे दो ताकि यू गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन। प्रमोटर प्रॉपर्ली डिस्क्लोज ना करे, ये स्कोप ही खत्म कर दो आप, यू राइट एवरीथिंग इन क्वेश्चनर फॉर्मेट। उसके बाद में इससे एक ड्राफ्ट रिपोर्ट बना दो, फिर रिपोर्ट को प्रमोटर अच्छे से डिस्कस कर दो। प्रमोटर को सजेस्ट करो कि भैया आप रिपोर्ट को अच्छे से पढ़ लो, पता चला बैंक में जाके आप कुछ और ही जवाब दे रहे हो, ऐसा भाई आपका बस ऐसा आप हो
6 साल के, आपको आपके मामा समझा के गए कि सुनना ट्रेन में ले जा रहा हूं, कोई पूछे तो बोल देना 5 साल का है, और वो टिकट नहीं ले रहे हैं आपका। अब जैसे ही आपके साथ में वो टीटी उन्होंने पूछ लिया कि बताओ बच्चा आपके बर्थडे क्या है, और आपने ऐसा नाचते हुए बर्थडे बता दिया कि भैया ये ईयर, और फिर आपके मामा को एक्स्ट्रा पैसे भरने पड़ गए। तो अगर कोई भी उल्टे काम कर रहे हो तो पहले से बता तो दो भाई, कह रहे नहीं भाई ऐसा हो रहा है, ध्यान रखना, वहां पे सही जवाब देना, रिपोर्ट अच्छे से पढ़ लो ऐसा। तो यहां पर आ रहे हैं कि प्रमोटर ने अगर जो भी इंफॉर्मेशन दी है, फिर हमने उससे एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना दी है, फिर प्रमोटर को तो भी तो बता दो कि भैया आपकी बात कर रहे हैं, सो दैट ही कैन रीड द रिपोर्ट और बैंक के सामने कुछ उल्टा सीधा ना बोले, ये बता रहे हैं यहीं पे। उसके बाद में अब आप बैंक के पास जा रहे हो, तो सबसे पहले पॉइंट में कह दिया कि आप एक बैंक के पास सबमिट मत करो रिपोर्ट, मल्टीपल बैंक्स के पास सबमिट करो, मोर देन वन बैंक के पास करो, प्रमोटर और बैंकर की मीटिंग अरेंज कराओ, देन यू रिमेन इन टच विद द बैंकर, फॉलो अप लेते रहो, एंड देन बैंक्स में भी जो हायर अथॉरिटी है उनके साथ यू स्टे इन टच सो दैट आपका फास्ट स्पीडी प्रोसेस हो जाए। तो ये आपने एक्चुअल काम किया, प्रपोजल सबमिट किया मल्टीपल बैंक्स के पास में, उसके बाद में हमारे प्रमोटर की बैंक के साथ एक मीटिंग अरेंज करा दी, यू आर इन कॉन्स्टेंट टच विद द बैंकर एंड यू गेट इन टच विद द सीनियर मैनेजमेंट आल्सो, ताकि फास्ट काम हो जाए। एंड सब कुछ होने के बाद में क्या करो, लोन को सैंक्शन करा दो, टर्म एंड कंडीशन अच्छे से पढ़ लो, प्रोसेसिंग फीस पे कर दो बैंक को, अरे सेकंड लास्ट पॉइंट हाईलाइट, मैं एग्जाम में भी रेड पेन से लिख दूंगा इसको, ठीक है, क्या है, से थैंक्स, सबको जाके थैंक्स बोलो, और लास्ट हो गया कंप्लाई विद टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द सैंक्शन एंड एग्जीक्यूट द लोन अग्रीमेंट। ये क्या है, एक्टिविटी फ्लो चार्ट ऑफ सीएस फॉर प्रोजेक्ट फाइनेंस, ऐसा बहुत ज्यादा आसान है। इसके बाद में अगर हम देखते हैं तो हम लोग कहां पहुंच चुके हैं भैया जी, हम लोग पहुंच चुके हैं बहुत आगे, और अब भाई यहां पहुंच चुके हैं कि अब हमें रोल ऑफ सीएस भी समझ में आ रहा है। अब देखो ना चैप्टर कितना इजी है। फिर आता है 3 एग्जाम्पल्स, ये 3 एग्जाम्पल्स हमको पढ़ने ही नहीं है क्योंकि ये एग्जाम्पल्स होते हैं, फिर भी मिले हैं तो बात कर लेते हैं। हेल्थ केयर, एग्जाम में हेल्थ केयर का क्वेश्चन आ गया तो वो लड्डू हो गया ना, तो कभी भी ऐसा नहीं आएगा एग्जाम में केस स्टडी क्वेश्चन हेल्थ केयर, आपको दिमाग लगाना पड़े तो वो बिजनेस चेंज करेंगे, बट एक्सपांशन वाला पॉइंट ही रखेंगे कि कोई भी कॉलेज है, कोई भी एक होटल है जो एक्सपांशन प्लान कर रहा है, तो आप उनके लिए एक फीजिबिलिटी रिपोर्ट बनाओ कि उनको एक्सपांशन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उनको क्या चीजें देखनी चाहिए, तब आप बताओगे कि एक्सपांशन करना नहीं करना। तो पहले देखो कि कॉस्ट कितना इन्वॉल्व है, आप देखो इससे आपका रेवेन्यू कितना बढ़ेगा, इसका आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट के ऊपर, कस्टमर के ऊपर, स्टाफ के ऊपर क्या इंपैक्ट आने वाला है, आपके जो आसपास रहने वाले हैं, जो सोसाइटल नॉर्म्स में रहते हैं, आपके नेबर्स हैं, उनका इसके बारे में क्या ओपिनियन है, आपके स्टेक होल्डर्स का इसके बारे में क्या ओपिनियन है, इन सबको ध्यान में रखते हुए यू शुड डिसाइड कि एक्सपांशन करना है या नहीं। याद आ रहा है, हेल्थ केयर में यही तो पढ़ाया इन्होंने कहा आप देखो कि आप ये हॉस्पिटल का एक्सपांशन कर रहे हो तो उसमें आपका कॉस्ट कितना इन्वॉल्व हो रहा है, इससे रेवेन्यू कितना बढ़ेगा, आपके करंट पेशेंट और स्टाफ इसको लेके कितने ओपन अप है, आप जिस जगह पे रहते हो आसपास वाले कितने ओपन है, सोसाइटी कितनी ओपन अप है, एंड नेक्स्ट स्टेक होल्डर का ओपिनियन क्या है, फिर देखो प्रोज एंड कॉन्स एंड देन यू टेक द डिसीजन। तो इसी फॉर्मूला को हम किसी भी टॉपिक पे अप्लाई कर सकते हैं एग्जाम में, अगर कभी क्वेश्चन आ गया वैसा तो। नेक्स्ट इज एक्टिविटी फ्लोचार्ट फूड आउटलेट को लेके, तो फूड आउटलेट को लेके कोई भी मार्केट रिसर्च करो आप, सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स डेवलप करो, कंपटीशन का आइडिया लगाओ, आप पहले ये समझो कि आपका बिजनेस लोकेशन फाइनलाइज करो, उसके बाद में आप पहले से प्लान करके चलो क्या क्या रिस्क आने वाले हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आने वाला है, और उन सब के बेस पे यू शुड टेक द डिसीजन। आर वी गेटिंग अ फेयर आइडिया? फिर हम लोगों ने पढ़ा टोल को लेके फीजिबिलिटी रिपोर्ट नहीं थी, रिस्क मैनेजमेंट था। तो आपके पास अगर एक बिजनेस आ गया, सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लो कि कैसा है। तो उन्होंने बताया टोल है हमारा, एग्जांपल ले रहा हूं 300 करोड़ का है, उसमें से 200 करोड़ यहां से आ रहे हैं, 50 करोड़ का हम 100 करोड़ प्रमोटर ला रहा है, 100 करोड़ हमें गवर्नमेंट से इंसेंटिव मिल रहा है और 200 करोड़ का लोन चाहिए अगर 400 करोड़ का है, तो ऐसा प्रोजेक्ट फाइनेंस बता दिया। फिर हमने बताया कि क्या क्या प्रॉब्लम आएगा, ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, जो स्टाफ काम करेगा उनको बहुत हाई नॉइज रहती है, ये प्रॉब्लम है। उसके बाद में हम नहीं, उसके पहले तो हमने प्रोजेक्ट का स्कोप भी बनाया था। यस, प्रोजेक्ट का पहले स्कोप बनाओ कि हमारे टोल के प्रोजेक्ट में क्या क्या आएगा। तो आपको रोड बनानी इतने किलोमीटर की, जगह जगह पे टोल हाईवे बनाने, आपको साथ में फर्नीचर जो रिक्वायर्ड है वो बनाना है, फर्नीचर मतलब आपका जो भी फेंसिंग वगैरह होगी वो बनाना है, आपको जगह जगह पे कैटल क्रॉसिंग बनानी है, आपको लाइटनिंग का स्ट्रक्चर बनाना है, स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट। सेकेंड, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करोगे, तो नॉइस का एक प्रॉब्लम आएगा, बीच में लैंडस्केपिंग बनानी तो उसको लेके प्रॉब्लम आ सकता है हमको, और ऐसे प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करो। ट्रैफिक कम हो गया तो क्या होगा, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, ऐसे प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर लिए। फिर इन्हीं प्रॉब्लम से आप खुद सोल्यूशन दे दो कि अगर ट्रैफिक हुआ तो हमने प्रॉपर रिपोर्ट देखा है, पीडब्ल्यूडी की रिपोर्ट देखे, एंड वी आर वेरी श्योर कि ट्रैफिक तो बढ़ने ही वाला है। उसके बाद में लोगों को नॉइस पोल्यूशन, तो उनको हम ईयर बड्स दे देंगे। तो ये इस प्रकार के छोटे छोटे सोल्यूशन दो। तो एग्जाम में कोई भी आ गया, कुछ भी आ गया, तो आपको क्या करना है, स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट पहले डिफाइन कर दोगे। स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट डिफाइन करने के बाद में आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर ली, उसके बाद में यू गिव अ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। चलो आते हैं फटाफट से देखते हैं इसको, कौन से मिल गया मुझको। सबसे पहले हमने हेल्थ केयर का देखा था। हेल्थ केयर में इन्होंने क्या लिख के दिया कि अगर हेल्थ केयर यूनिट को हमें कभी भी एक्सपांशन, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, किसी भी बिजनेस को दे देंगे बट दे विल यूज द वर्ड एक्सपांशन। तो एक्सपांशन करना है तो आप फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाओ। तो ये बताएंगे क्या, हम देखेंगे लेबर और मटेरियल का कॉस्ट कितना आ रहा है, हम देखेंगे कि रेवेन्यू कितना बढ़ने वाला है, तभी तो एक्सपांशन करेंगे। हम देखेंगे हमारे स्टाफ पे
या फिर पेशेंट्स के लिए कितना इंपैक्टफुल है, उनका डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है काम। फिर हम देखेंगे कि हमारे पब्लिक ओपिनियन के आसपास वालों का, हमारे स्टेक होल्डर का ओपिनियन क्या है। ये सब देखने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि पॉजिटिव नेगेटिव में व्हाट इज मोर। अरे इजी है, याद हो गया आपको। कॉस्ट, रेवेन्यू, आपके स्टाफ, कस्टमर, आपके आस पड़ोस वाले, पब्लिक ओपिनियन, स्टेक होल्डर, इन सबका ओपिनियन लेने के बाद यू विल डिसाइड, यू विल वे इन द पॉजिटिव्स एंड द नेगेटिव्स। इजी पीजी होगा। नेक्स्ट इज सेटिंग अप ऑफ न्यू फूड आउटलेट। ये आप किसी बिजनेस के लिए यूज करो। मार्केट स्टैटिस्टिक्स करना ही पड़ेगा आपको, कोई भी बिजनेस करना है आपको। पोटेंशियल लोकेशन को आइडेंटिफाई करना ही पड़ेगा। कंपटीशन कितना है आइडेंटिफाई करना ही पड़ेगा। एक्सटेंसिव इंडस्ट्री एनालिसिस, कि आपका इंडस्ट्री लंबे समय तक चलेगा या बंद हो जाएगा, इंडस्ट्री एनालिसिस करना ही पड़ेगा। रीसेंट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को देखना पड़ेगा। इन डेप्थ कॉस्ट स्ट्रक्चर देखो। कोई भी बिजनेस कर रहे हो, यही तो फैक्टर्स कंसिडर करेंगे हम लोग। बहुत सिंपल है। फिर टोल वाली चीज उन्होंने नीचे कहीं दे रखी, ये रहा। अगर आप टोल है, अब ध्यान रखना, जब हम लोग बात कर रहे थे हेल्थ केयर का या फिर हम बात कर रहे थे फूड का, तब वो था फीजिबिलिटी स्टडी। यहां पर है रिस्क आइडेंटिफिकेशन, कि कोई भी बिजनेस करेंगे तो पहले स्कोप डिसाइड कर लो। जैसे कि टोल का बिजनेस का स्कोप हो गया कि टोल प्लाजा बनाना है, रोड साइड फर्नीचर बनाना है, पेडेस्ट्रियन की फैसिलिटी देनी है, लैंडस्केपिंग करनी है, उसके बाद में पैसेंजर के लिए शेल्टर, बस स्टॉप टाइप बनाना है हमको, कैटल क्रॉसिंग बनानी है, हाईवे पे लाइटनिंग होनी चाहिए, ऑपरेशन मैनेजमेंट के बेस कैंप्स होनी चाहिए, जगह जगह पे, यहाँ पे कुछ हो गया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए, एंड देन ब्रिजेस या स्ट्रक्चर भी बनाना पड़ेगा। ये हमने स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट बनाया। फिर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, वाइटल रिस्क एंड स्लाइट रिस्क। बड़ा रिस्क है, छोटा रिस्क है। बड़ा रिस्क है ट्रैफिक का रिस्क है, टोल का रिस्क है, कंस्ट्रक्शन का रिस्क है क्वालिटी को लेके, ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट का रिस्क है, लैंड एक्विजिशन का रिस्क है। मैंने रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया। छोटे मोटे भी और रिस्क है, यूटिलिटीज कहां से आएगी, पावर कैसे मिलेगा, फ्यूल कहां से मिलेगा, हमको नॉइज बहुत होती है यहाँ पे, मटेरियल हैंडलिंग कैसे करें, इतने बड़े बड़ा मटेरियल को हमें कैरी करना पड़ता है। फिर उन्होंने करेक्टिव स्टेप्स दिए, सोल्यूशन खुद ही दिए सोल्यूशन, कि ट्रैफिक रिस्क है तो हमने प्रॉपर आइडेंटिफाई किया, पीडब्ल्यू का पूरा डिपार्टमेंट रिपोर्ट, यहाँ पे ट्रैफिक तो हमेशा रहेगा, तो टोल के अंदर रेवेन्यू का प्रॉब्लम नहीं आएगा। टोल रिस्क हम देखने के भैया नहीं, इनफ कंजेशन रहेगा कि हमारे पास टोल का प्रॉब्लम नहीं है। कंस्ट्रक्शनल रिस्क के लिए हम अच्छा प्रोडक्ट यूज करेंगे, कंस्ट्रक्शनल रिस्क नहीं आएगा। ऑपरेशनल मैनेजमेंट के लिए हम लोगों ने उस चीज को आउटसोर्स कर दिया, प्रॉब्लम नहीं आएगा। यूटिलिटीज हम लोगों ने प्लान कर रखा है, जनरेटर वगैरह यूटिलिटीज के लिए। नॉइज के लिए हम ईयर प्लग दे देंगे लोगों को। मटेरियल के लिए हम अच्छा फैसिलिटीज लाएंगे, इक्विपमेंट उठाने का, और उनको ट्रेनिंग भी देंगे। हमने ही प्रॉब्लम दिया है, हमने ही सोल्यूशन दिया है। यही तो केस स्टडी एनालिसिस होता है। अब वो यू टू बी स्मार्ट, वो एग्जाम में कोई भी प्रोजेक्ट दे देंगे। यू टू बी ऑन योर टोस, थिंक एंड राइट। अब यहाँ पे कीवर्ड समझना, कभी भी एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जहां से आपका ओपिनियन पूछा हो, आई रिपीट, अच्छे सुनो, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपसे आपका ओपिनियन पूछ ले, मॉड्यूल का क्वेश्चन नहीं है, आपसे आपका ओपिनियन पूछ लिया कि आप बताओ बिजनेस स्टार्ट करना है तो क्या क्या देखना है, ठीक है। इसमें अच्छी चीज क्या है, कोई भी आंसर गलत नहीं है, क्योंकि आप हमारा ओपिनियन पूछा ही क्यों तुमने, मेरा तो यही ओपिनियन है, उन्होंने तो मेरा ओपिनियन पूछा है ना। यू कैन एक्चुअली राइट एनीथिंग दैट यू फील लाइक। और इतना पढ़ने के बाद में आप सही दिशा में ही सोचते हो। आपके पॉइंट्स थोड़े टेक्निकली होते हैं, ब्रेक इवन देखेंगे, ये देखेंगे, थोड़े अच्छे पॉइंट्स लिख लेते हो आप। मैं बता रहा हूं इस पॉइंट के अंदर कौन, मतलब उनका स्ट्रैटेजी क्या है। इस पॉइंट में उनकी स्ट्रैटेजी है कि स्टूडेंट का बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। तो आप बस ये ध्यान रखो, अगर ऐसा कोई ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन आता है तो वहां पे ऐसा फुर्सत में मत बैठ जाओ, चिड़िया का पंख लेके कैसे डुबा के आराम से अपना लिखेंगे ओपिनियन, नहीं। यू टू बी ऑन योर टोज, राइट द आंसर इन 5 मिनट्स एंड मूव ऑन, डोंट थिंक टू मच, बिकॉज अगर आपने उसके अंदर 15-20 मिनट लगा दिए तो जो पेपर सेट है उसका पर्पस सर्व हो गया। तो इफ दे आस्क यू एनी क्वेश्चन विच यू टू राइट योर ओपिनियन, बिजनेस स्टार्ट करना बताओ क्या, तो एक भावुक मत हो जाओ, अरे हाँ बचपन से सपना था। जस्ट राइट द पॉइंट्स जो आ रहे हैं आपके दिमाग में, सट 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 पॉइंट लिखो, मूव ऑन। 5 मार्क के क्वेश्चन को आप 7 मिनट से ज्यादा दे नहीं सकते, ये ध्यान रखो। 15-20 मिनट दे दिए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। मार्क्स तो उसमें मिलने आपको 5 में से 3 ही हैं। अब आप उसमें आप चांद सितारे लगाओगे तो भी 3 ही मिलने हैं ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन में, और आपने फटाफट से भी लिख दिया तो भी 3 ही मिलने हैं। सिंपल। तो जस्ट मेक श्योर डू नॉट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। चलो संभालते अपने आप को। यहां तक हम लोग पहुंच गए, बहुत ही भारी। यस, अब आता है हमारा आगे का पार्ट, बहुत इजी। प्रोजेक्ट वायबिलिटी, अनदर इजी टॉपिक। वायबिलिटी पेज नंबर बताया गया कोई मुझको? 18.17। अरे आ गए। प्रोजेक्ट वायबिलिटी एंड रिसर्च एंड इनोवेशन। अब एक और ऑथर का ओपिनियन है, बात फीजिबिलिटी विजिबिलिटी जैसी है, वायबल है या नहीं है, हम ये बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। तो उन्होंने वायबिलिटी पे थोड़ा जनरल आइडिया दिया कि वायबिलिटी क्या होती है। आप गिवन टाइम, गिवन मनी, गिवन रिसोर्सेज के अंदर प्रोजेक्ट को बना पाएंगे या नहीं, इट इज वायबिलिटी। एकदम सिंपल। गिवन टाइम, गिवन मनी, गिवन रिसोर्सेज में प्रोजेक्ट को आप एक्चुअली प्रैक्टिकली कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, दैट इज वायबिलिटी। ठीक है। फिर उन्होंने बताया इकोनॉमिक वायबिलिटी। इकोनॉमिक वायबिलिटी के अंदर आप उसका सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी देखोगे। ये इनका ओपिनियन है, ऑथर का ओपिनियन है कि इकोनॉमिक वायबिलिटी में आप सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी देखोगे। फिर आता है हमारे एग्जाम का क्वेश्चन जो कि पूछा जा सकता है।
स्टेप्स फॉर वायबिलिटी चेक, कि वायबिलिटी चेक कैसे करेंगे, किसी भी प्रोजेक्ट का वायबिलिटी चेक करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिफाइन द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का स्कोप डिफाइन कर देंगे, ये है। नेक्स्ट कंडक्ट अ मार्केट एनालिसिस, कि मार्केट एनालिसिस कर लिया कि ठीक है मार्केट में किस प्रकार से सारे रॉ मटेरियल मिलेंगे। प्रिपेयर अ फाइनेंशियल प्लान, फाइनेंशियल प्लान बनाया, तो हमने सबसे पहले प्रोजेक्ट का स्कोप डिसाइड किया, मार्केट डेटा लेकर आए, फिर हमने फाइनेंशियल प्लान बनाया। अब हम देख रहे हैं कि इसके ऊपर कितने रिस्क हैं, रिस्क असेसमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग अनसर्टेनिटीज। अब इन सबके बेस पे बना लो रिपोर्ट, ले लो फीडबैक। सुनना अच्छे से, इसको 6 पॉइंट मत बोलो, इसको 4+2 बोलो। 2 पॉइंट याद नहीं रखना है, आखिरी के 2 पॉइंट क्या है, रिव्यू एंड फीडबैक एंड प्रिपेयर द रिपोर्ट। ये तो पॉइंट ही नहीं है, 4 ही पॉइंट है जो आपको याद रखना है। पहला स्कोप डिसाइड करो, दूसरा मार्केट से डेटा लेकर आओ, उसके बेस पे एक फाइनेंशियल प्लान बनाओ और रिस्क आइडेंटिफाई कर लो। डिफाइन द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, कंडक्ट अ मार्केट एनालिसिस, प्रिपेयर अ फाइनेंशियल प्लान, रिस्क अनसर्टेनिटी, रिस्क असेसमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग अनसर्टेनिटी। अब ये सब करने के बाद में करेंगे क्या, प्रिपेयर अ रिपोर्ट एंड रिव्यू एंड फीडबैक। तो लास्ट के 2 पॉइंट का लोड नहीं है, 4+2 करके याद कर लिया, बहुत इजी। प्रोजेक्ट वायबिलिटी इन फाइनेंशियल टर्म्स भी देखेंगे कि भैया ओवर द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट हमें कॉस्ट रेवेन्यू कैसा हो रहा है। इसके बाद में एक और फुदू टॉपिक आता है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज। क्या टॉपिक है, पहला टॉपिक तो ऐसा लगता है अब मैं बैठ के पढ़ा दूं, क्यों लॉ, आखिर लॉ क्यों बनाया, क्यों हम लोग ऐसे क्यों नहीं घूम सकते, कुछ भी जो मने वो कर ले हम लोग एकदम आराम से। ये लॉ क्यों है, क्यों ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, क्यों डिसेंसी लॉज हैं, क्यों आईपीसी है। चलो जिसको जो करना है करो, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रहेगा ना, जो स्ट्रांग है वो सर्वाइव करेगा, बहुत ही अच्छा। मिडिल एजेस में चले जाते हैं हम लोग, तो उन्होंने कहा नहीं, लॉ का एक नीड है, 4 पॉइंट दिए। पहला, एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस नहीं हो पाए। अगर हमने फ्री फ्लो पे ही छोड़ दिया तो भाई साहब फिर तो ये अपना कौन सा कोरिया वोरिया बन जाएगा। मतलब ऐसा एरिया हो जाएगा कि भाई जिसको जो पावरफुल है ही विल ओनली, 4 कंपनीज अगर बहुत पावरफुल है दे विल रूल द मार्केट, वो कुछ और करने नहीं देंगे। और जिस प्रकार से मार्केट चल रहा है, जिस प्रकार से आजकल एवरी कंपनी वांट्स टू एंटर इनटू एवरी बिजनेस, भाई साहब कल को तो रिलायंस ही गवर्न करेगा। रिलायंस हर बिजनेस में जाना चाहता है, जिन बिजनेसेस में वो नहीं है उसमें भी वो जाना चाहते हैं। तो अगले 5 साल में वो हर बिजनेस के अंदर होंगे। तो कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जो हर चीज के अंदर है, तो वो लोग ही सर्वाइव करेंगे, फिर हम लोग तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन लॉ ने कहा ऐसा नहीं होगा, एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस रहेगी, जिससे कि विल मेक श्योर कि कंपटीशन इज देयर। जब तक कंपटीशन है तब तक कंज्यूमर विंस, एज सिंपल एज दैट। उसके बाद में आता है टेकिंग स्टेप्स टू प्रिवेंट मार्केट फेलियर, मार्केट को फेल नहीं होने देंगे कभी भी। कोई भी ऐसा नहीं होगा कि पूरा मार्केट ही कोलैप्स कर जाए, लॉ है तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट इज फोकसिंग ऑन पब्लिक इंटरेस्ट, लॉ ही तो आपका ध्यान रखता है कम से कम ऐसा विचार तो रखो आप कि लॉ आपके लिए बना है, लॉ आपका ध्यान रख रहा है। एंड लास्ट इज इंश्योरिंग फ्लॉलेस रनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रीज भी फ्लॉलेस तरीके से रन करेगी। ये आइडियल थिंकिंग हो गई कि लॉ इसलिए बनता है, कोई बात नहीं, बुक में तो आइडियल थिंकिंग ही लिखेंगे। फिर आता है रेगुलेटर्स। अरे ये मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको, रेगुलेटर्स कौन कौन है, सेबी, आरबीआई, पीएफआरडीए, आईआरडीए, एमसीए, एएमएफआई, ये सब आपके बड़े 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 रेगुलेटर्स हो गए। यू डोंट हैव टू अप्लाई योर ब्रेन्स। सेबी, आरबीआई बहुत ज्यादा आसान है, दिमाग ही लगाना है। आईआरडीए, पीएफआरडीए और एमसीए और एएमएफआई, यू डोंट हैव टू अप्लाई ब्रेन्स आल्सो। फिर यहां पे यू हैव टू अप्लाई सम ब्रेन्स, नॉट इवन ब्रेन्स, यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दीस पॉइंट्स। नहीं सम ब्रेन्स, ठीक है, यू हैव टू अप्लाई सम ब्रेन्स एंड टू रिमेंबर दीस पॉइंट्स कि आपको अप्रूवल किससे लेना है। देखते हैं, अगर कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना है तो अप्रूवल किससे होगा, आरओसी से होगा। अगर रजिस्ट्रेशन लेना है हमको इंडस्ट्रियल लाइसेंसेस का तो डीआईसी ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, उनसे अप्रूवल लेना है। या फिर हम लोग बात है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, ठीक है। अलॉटमेंट ऑफ लैंड, वापस स्टेट डीआई या स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, स्टेट स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इन लोगों से अप्रूवल लेना पड़ता है। परमिशन ऑफ लैंड यूज, स्टेट डीआई। उसके बाद में वाटर एयर पोल्यूशन है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। एक्टिविटी अप्रूवल ऑफ कंस्ट्रक्शन, म्युनिसिपल एंड लोकल अथॉरिटी, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग। पावर एंड पावर सेफ्टी, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। स्टोरेज ऑफ एक्सक्लूसिव, चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सक्लूसिव। फार्मा प्रोडक्ट, ड्रग इंस्पेक्टर। बॉयलर इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर ऑफ बॉयलर। फाइनेंस के लिए स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, लेकिन अगर लोन बड़ा है इनके हिसाब से 15 मिलियन से ज्यादा है तो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोगे। सेल्स टैक्स के लिए सेल्स टैक्स, स्टेट एक्साइज टैक्स से स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट, और सेंट्रल एक्साइज टैक्स के अंदर है तो सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट। फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल है, स्टेट डायरेक्टर ऑफ माइंस एंड जियोलॉजी। आईएसआई है तो रीजनल ऑफिस ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। एंड देन क्वालिटी मेकिंग सर्विस है, क्वालिटी मार्किंग सेंटर। लेबर एक्ट है, लेबर डिपार्टमेंट। वेट्स एंड मेजर्स है तो इंस्पेक्टर ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। कोड नंबर ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट है तो डीजीएफटी। ऐसा तो बहुत वैसे ऐसा है, इजी है। जो रेड मार्क्ड है, पिंक मार्क्ड है, वही है जहां पे गलतियां होगी। येलो वाले में तो गलती हो नहीं सकती अगर एक बार भी देख लिया उसको तो। आइडियली एग्जाम में वापस ऐसा क्वेश्चन आना नहीं चाहिए, बट वापस आइडियल वर्ल्ड में जी नहीं रहे, वो पूछ तो सकते ही हैं, क्योंकि ये प्रॉपर रट्टाफिकेशन वाला पॉइंट आ जाएगा। और अगर गलती से एग्जाम में आ गया, 5 मार्क्स के क्वेश्चन 5 दे दिए, आप 5 में से 4 तो आराम से ही ले आओगे ना, हो सकता है 5 में से 5 ले आओ। वो जियोलॉजी वाला गलत कर दोगे, बाकी तो सही करोगे आप। चलो, ये हुआ हमारा सारा।
इसके बाद में डिफिकल्ट टॉपिक आ जाता है, रिस्क असेसमेंट एंड मिटिगेशन। ये आ जाता है। यस सर, हाँ हाँ बिल्कुल चाहो सर, ऑल द बेस्ट। यस चलो, रिस्क असेसमेंट एंड मिटिगेशन। हाँ चलो, आने दो उनको, जो भी है जल्दी जल्दी जल्दी। मैम आपका भी एग्जाम है आज, ऑल द बेस्ट। यस मैम। चलिए रेलगाड़ी शुरू करूं क्या? हाफ ए बेशर्मो, फोटो दिखाया ना, वो हो गया ना हाफ, देखने को मिलना बस ऐसा। चलो, आप एक स्ट्रैटेजी पढ़ोगे शायद, आई डोंट नो कहां पढ़ोगे, आपके सिलेबस में है नहीं है। एक स्ट्रैटेजी होती है जिसके अंदर बिजनेसेस क्या करते हैं, आपको बेवकूफ बनाने के लिए प्राइसिंग वैसी करते हैं। जैसे कि मैकडी क्या करता है, मैकडी के आई डोंट नो फ्राइज है फॉर एग्जांपल, तो फ्राइज में स्मॉल मीडियम लार्ज, सो दे विल प्राइस इट इन दिस वे दैट स्मॉल इज फॉर 50, लार्ज इज फॉर 150, मीडियम विल बी 120। नहीं समझा आपको? मैकडी के अगर उनको फ्राइज बेचने हैं तो हाउ दे कीप इट इज, स्मॉल जो फ्राइज हैं दे विल कीप इट फॉर 50, मीडियम फ्राइज विल बी फॉर 120 एंड लार्ज फ्राइज विल बी फॉर 150। 150 क्या, और मैं कहता हूं 140। 140, तो ये हो गया मीडियम, ये हो गया लार्ज। तो स्मॉल थोड़ा स्मॉल कर देते हैं, ठीक है, स्मॉल 50, मीडियम 120 एंड लार्ज 140। तो ऐसे वो प्राइसिंग रखते हैं। इसके अंदर नोबडी बाइज मीडियम, है ना, बिकॉज स्मॉल मीडियम लार्ज, मीडियम कौन खरीदेगा? तो इसमें उनकी स्ट्रैटेजी है पूरी, दे डोंट इवन वांट टू सेल मीडियम, बट व्हेन दे प्राइस मीडियम इन दिस वे, पीपल बाय लार्ज एंड पीपल डोंट बाय स्मॉल। अगर इस मीडियम को यहां से उड़ा देते हैं, सो पीपल बाय स्मॉल। क्या मैं इतना ही तो खाना है? ये अरे मतलब बहुत बड़ा स्ट्रैटेजी, उसको लोग इंप्लीमेंट करते हैं, बहुत लोग इंप्लीमेंट करते हैं। अगर ये नहीं रखा, मीडियम रखा ही नहीं, पीपल विल बाय स्मॉल। क्या मैं इतना ही तो खाना है? बट द मोमेंट दे प्लेस मीडियम, पीपल फील लाइक लार्ज जो है ना वो बेटर वैल्यू ऑफर कर रहा है, क्योंकि वो कितना सिर्फ 30 रुपए में तो लार्ज दे रहा है, तो उनको लगता है वो बेटर वैल्यू ऑफर कर रहा है। सो उनका ये मानना है कि जब ये इन्होंने रखना चालू किया, उसके बाद से इसके सेल्स बढ़ गए। ऐसा जब आप सुजाता मस्तानी अगर कभी जाएंगे, आप वहां जाके पिएंगे, मीडियम एंड लार्ज, मीडियम विल बी फॉर से आई डोंट रिमेंबर हाउ मच इज इट फॉर, बट इट इज समथिंग लाइक इफ मीडियम इज फॉर 90, लार्ज इज फॉर 110, 130। तो मीडियम कितने का है? स्मॉल वो नहीं पता ना आपको, तो 90 का ही है क्या? तो मेन आपको डिफरेंस बता दो, उन्होंने ऐसा कुछ रखा है, मीडियम भी नहीं, सॉरी, स्मॉल एंड लार्ज। उनके यहां दो ही आता है, स्मॉल एंड लार्ज, मतलब हाफ और फुल। They sell half and they say full. If the half is for 80 rupees, then full is for 100. ऐसा कुछ रेशियो है उनका, I don't remember exactly. उन्होंने रेशियो ऐसा रखा है, nobody buys half. Who will buy half when it is for 80? People buy full because it is, ये 20 rupees का डिफरेंस है ना, and full is so full कि उसको 3/4 पीने के बाद आपकी जो ऐसे टेस्ट पैलेट, ये टेस्ट उसको आना बंद हो जाता है, बस ऐसा लगता है बस अब वो अंदर जा रहा है। बट स्टिल पीपल बाय फुल ओनली, बिकॉज हाफ में आप समझो इतने का फुल है, इतने का 80, 100। अब आप स्मार्ट बनने की कोशिश करोगे कि सर एक फुल देना और एक खाली ग्लास देना, दे चार्ज फॉर देयर ग्लासेस। क्या आपको ग्लास का चार्ज कर लेंगे वो? अरे भाई साहब, हमें लग रहा है छोटे मोटे एकदम कैजुअल है, दिवाल एकदम तूफान बिजनेस है। धंधा करने वालों का तो भाई क्या दिमाग चलता है। हम अरे नहीं नहीं, पर आपको मिला ही नहीं है ना। चलो हम लोग टॉपिक पे रहते हैं। मैम उठ के रैच कर दोगे प्लीज। चलो गुंडे, यहां पे हम लोग प्रोजेक्ट फाइनेंस। चलो अभी तक तो वो ऑप्शन नहीं दे रहे ना भाई, कि भाई पिला दो साहब, इधर आओ। चलिए हम लोग यहां तक आ चुके हैं, चैप्टर यहां तक हो चुका है, काफी इजी चैप्टर लग रहा है। मतलब समझो कि हमारे एग्जाम के लिए कितना स्कोरिंग रहेगा। मेहनत तो ये चैप्टर भी मांगेगा, रीड करना पड़ेगा, क्योंकि पेपर सेटर हमसे एक कदम आगे रहने की कोशिश करेगा ना। लेकिन अगर हमने ऑर्गेनाइज कर लिया तो हम भारत के 80-90% बच्चों के आगे चले जाएंगे बहुत कंफर्टेबली, क्योंकि वो जनरली रीड कर रहे हैं बच्चे, उससे कुछ होना नहीं है, आपको इन पॉइंट्स को याद करना ही पड़ेगा। उसके बाद में आते हैं हम उसको प्रोजेक्ट वायबिलिटी एंड रिसर्च पढ़ लिया हमने, रेगुलेटरी, और भाई ये भी पढ़ चुके हैं हम तो,
हम लोग तो यहां पे आ चुके हैं, रिस्क असेसमेंट, मिटिगेशन, क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट। चलो हम एक काम करते हैं, पहले इजी वाले पार्ट को उड़ा देते हैं, प्रेपरेशन ऑफ डीपीआर, ये हो जाता है, फिर हमारा सिर्फ ये डिफिकल्ट वाला पार्ट बचेगा, प्रेपरेशन ऑफ डीपीआर। डीपीआर में 3 चीजें पढ़नी है हमको। डीपीआर, ये रहा डीपीआर। सबसे पहला आ जाता है कंटेंट्स ऑफ डीपीआर, कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जब भी बनाएंगे तो उसका कंटेंट क्या रहने वाला है। उसकी कंटेंट में रहेगा जनरल इंफॉर्मेशन, कि आप सबसे पहले अपने बिजनेस का जनरल इंफॉर्मेशन दे दो, नेम, एड्रेस, रजिस्ट्रेशन, इनकॉर्पोरेशन डेट, ये सब दे दो। सेकंड, मैनेजमेंट एंड प्रमोटर, अपने प्रमोटर और बड़े बड़े शेयर होल्डर की डिटेल्स आपको दे दो, उनकी हिस्ट्री कैसे रही है, उन्होंने दूसरा बिजनेस क्या कर रहे हैं, हमारे सिस्टर कंसर्न, हमारे सब्सिडरीज क्या करते हैं, ये सब बता दो। टेक्निकल डिटेल्स पूरे दे दो, कि हमारा प्रोजेक्ट का रॉ मटेरियल कहां से आता है, हमारे पास पूरा का पूरा प्लान क्या है। मार्केटिंग डिटेल दे दो, कि हम उसको सेल ऑफ कैसे करने वाले हैं। फाइनेंशियल डिटेल, प्रॉफिटेबिलिटी एस्टीमेट जो हम देते हैं कि प्रॉफिट कैसे कमा के देंगे। उसके बाद में सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कि सोसाइटी के लिए कितना अच्छा है। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन शेड्यूल, कि प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंटेशन कैसे करेंगे। एंड रिस्क असेसमेंट, आप देखो घुमा फुरा के शुरू से टॉपिक वही चल रहा है, वही बात को बार बार लिखते हैं। यही तो हमने पढ़ा था, मैनेजमेंट अप्रेजल, टेक्निकल अप्रेजल, मार्केटिंग अप्रेजल, वही पॉइंट चल रहे हैं घुमा फिरा के वापस। तो आप जब भी डीपीआर बनाओगे, डीपीआर में कंपल्सरीली जनरल इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट का इंफॉर्मेशन, देन टेक्निकल, मार्केटिंग, फाइनेंशियल, ये तीनों अप्रेजल में पढ़ा था। टेक्निकल, मार्केटिंग, फाइनेंशियल, तीनों अप्रेजल में पढ़ा था। तो इन तीनों को डीपीआर में इंक्लूड करेंगे, तभी तो बैंक अप्रेजल कर पाएगा। यू विल बी गिविंग डिटेल्स, तभी तो बैंक विल बी एबल टू चेक इट अप। तो आपने भी देना है टेक्निकल, मार्केटिंग, फाइनेंशियल डिटेल। उसके बाद में अप्रेजल में था सोशल कॉस्ट बेनिफिट, तो यहां पे भी हम देंगे सोशल कॉस्ट बेनिफिट। कितना सिंपल है। अब अगर आप देखो स्मार्टली, डीपीआर के कंटेंट यहां से यहां तक, ये पांचों अप्रेजल ही तो दिख रहे हैं आपको। मैनेजमेंट अप्रेजल, टेक्निकल अप्रेजल, मार्केटिंग अप्रेजल, फाइनेंशियल अप्रेजल, सोशल कॉस्ट बेनिफिट अप्रेजल। तो हम कह रहे हैं बैंक से आप अप्रेजल करो, तो हमें बैंक को डिटेल तो देना है। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट रिपोर्ट के पहले जनरल इंफॉर्मेशन, उसके बाद में मैनेजमेंट का इंफॉर्मेशन दिया, टेक्निकल का डिटेल दे दिया, फाइनेंशियल का डिटेल दे दिया, मार्केटिंग का डिटेल दे दिया, कॉस्ट बेनिफिट का डिटेल दे दिया। अब एंड में हम लोगों ने देना है इंप्लीमेंटेशन शेड्यूल। ये हमने फीजिबिलिटी में पढ़ा था, फीजिबिलिटी में था इंप्लीमेंटेशन का पूरा पॉइंट। तो आपको इंप्लीमेंटेशन देना तो पड़ेगा ना। अब हमारे ऑथर ने नहीं लिखा तो भी आपको देना पड़ेगा। इंप्लीमेंटेशन का डिटेल दोगे एंड रिस्क असेसमेंट, ये उन्होंने मिक्स ही तो किया है। हम जब ये सब डिटेल देंगे तभी तो वो अप्रेजल और फीजिबिलिटी कर पाएंगे। तो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन शेड्यूल दे देंगे एंड देन रिस्क असेसमेंट। हमें हमारे बारे में जो नेगेटिव पता है वो खुद ने लिख के दे देना चाहिए, ये बेटर तरीका है रेदर देन बैंक विल फाइंड आउट। तो ऑल द रिस्क असेसमेंट शुड आल्सो बी गिवन। ये हो गया कंटेंट ऑफ डीपीआर। फिर आता है एक और टॉपिक, थिंग्स टू कंसीडर व्हाइल ड्राफ्टिंग अ डीपीआर। व्हेन यू आर ड्राफ्टिंग अ डीपीआर, व्हेन यू आर राइटिंग अ डीपीआर, व्हेन यू आर मेकिंग अ डीपीआर, तो आपको इन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। पहला, सेक्टोरल बैकग्राउंड देना है अपना, कि आपका सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है। बिकॉज इट इज नॉट जस्ट हाउ यू आर परफॉर्मिंग। इफ योर सेक्टर इज परफॉर्मिंग सुपर वेल, तो आप एक एवरेज कंपनी होते हुए भी किल कर दोगे। बट इफ योर सेक्टर इज परफॉर्मिंग वेरी बैड, तो आप एक बहुत अच्छे होते हुए भी परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो आपका सेक्टोरल बैकग्राउंड कैसा है। नेक्स्ट आता है आपका डेफिनेशन ऑफ पूरा का पूरा स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, उसके बाद में प्रोजेक्ट कॉस्ट। नेक्स्ट आपका इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क कैसा है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर आपने कैसा बनाया है, वही अपन इक्विटी डेट की बातें करते हैं। फिर आ गया आपका फेजिंग ऑफ प्रोजेक्ट, मतलब इंप्लीमेंटेशन का आ गया। देन ओएनएम, ऑपरेशन मेंटेनेंस का आपने कैसे प्लान कर रखा है। असेसमेंट ऑफ फाइनेंशियल वायबिलिटी, सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। आते हैं हम लोग यहाँ पे अच्छे से वापस, क्योंकि यहाँ पे अपन ने देखा था सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जब अपन करेंगे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उन सबको हम देख के डिसाइड करते हैं कि ये सोसाइटी के लिए अच्छा है नहीं आ रहा है। इंक्लूसिविटी, एक्सेस, याद आ रहा है बहुत सारे पॉइंट थे, इन्वायरमेंट, ये सबको देखेंगे। हम आते हैं यहां पे, यस, थिंग्स टू कंसीडर व्हाइल राइटिंग अ डीपीआर। जब भी डीपीआर बनेगा इन सब चीजों का ध्यान रखना है हमको। अ डिटेल प्रोजेक्ट मस्ट इंक्लूड द फॉलोइंग, ये ठीक है। सेक्टोरल बैकग्राउंड एंड ब्रॉड ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट, कि आपका सेक्टोरल बैकग्राउंड कैसा है। डेफिनेशन ऑफ द प्रोजेक्ट एंड स्कोप, हमारा प्रोजेक्ट का पूरा स्कोप बता दिया हमने। प्रोजेक्ट कॉस्ट, वही जैसे हम कॉस्ट शुरू में डिटरमिन करते हैं, सारी कॉस्ट को ऐड करके बता देंगे। नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, कि हमारा पूरा पूरा प्लान कैसा है, कैसे कैसे इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व होंगे, मैन पावर कहां से लाएंगे, रॉ मटेरियल कहां से लाएंगे, सब चीज हम कैसे करने वाले हैं। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, हमारा इक्विटी, डेट, क्वाजा इक्विटी, ये सब कैसे होने वाला है। उसके बाद में फेजिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, हमारा पूरा पूरा शेड्यूल कैसा होगा। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस को हम कैसे प्लान कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं या फिर हम इसको आउटसोर्स करने वाले, कॉस्ट कैसा होगा इसके अंदर पूरा। उसके बाद में असेसमेंट ऑफ फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, हमारा एनपीवी और आईआरआर के बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि हमारा ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट वायबल है या नहीं है। इसके अंदर हम लोग हमारा डीएससीआर वगैरह भी चेक करेंगे। एंड लास्ट आता है सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। इसके ऊपर इंडिविजुअली क्वेश्चन भी आ सकता है, बहुत अच्छे से ध्यान। सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कि अगर हमें सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है, सबसे पहले हम देखेंगे कभी भी सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते समय क्वालिटेटिव तरीके से बताते हैं। आपको कोशिश करना है इफ पॉसिबल आप क्वांटिटेटिव तरीके से भी बताओ। तो क्वालिटेटिव तरीके से तो बताओ, मतलब होता है सब्जेक्टिव तरीके से हम अच्छा करेंगे।
अगर संभव है, इफ पॉसिबल यू इवन गिव डिटेल्स इन क्वांटिटेटिव वे, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। अब ये कह रहे हैं क्या क्या चीजें पॉजिटिव में आ सकती है, एक्सेस, सप्लाई कंटिन्यूटी, टाइम सेविंग, कवरेज, पहले कहां कहां प्रोडक्ट जाता था अब और जगह पे जा रहा है प्रोडक्ट, सेफ्टी, प्रोडक्ट बेटर सेफ तरीके से बन रहा है। वॉल्वो, जो आज की तारीख में सारी कार कंपनीज ये यूज करती है सीट बेल्ट, वो सीट बेल्ट के अंदर एक स्पेशल टाइप की टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जो सिर्फ वॉल्वो के पास थी, वॉल्वो ने उसको पेटेंट करा कर रखा था, तो कोई और उसको यूज नहीं कर पाता, कोई भी और कार कंपनी उसको यूज नहीं कर पाते फॉर सीट बेल्ट्स, बट जो वॉल्वो ने बनाई थी वो बेस्ट थी, तो वॉल्वो ने जानबूझ के उसको पेटेंट यूज नहीं करवाया और बोला कि कोई भी कार कंपनी इसको यूज कर सकती है। सो एवरी कार कंपनी यूजेस द सेम पैटर्न जो वॉल्वो ने बनाया था, बिकॉज वॉल्वो अंडरस्टूड कि सेफ्टी की बात है, हम इसको अपना यूएसपी बनाएंगे तो बाकी कार कंपनी तो सेफ ही नहीं हो पाएगी ना, तो उन्होंने अलाउ किया उसको, कुछ कहते हैं 3 स्टेप समथिंग, 3 पॉइंटर। तो अब जो भी सीट बेल्ट बनते हैं हर कार कंपनी के, वो 3 पॉइंटर बेसिस बनते हैं, जो वॉल्वो अकेले के पास था, बट वॉल्वो ने अलाउ किया कि सब लोग यूज कर लो, बिकॉज इट वॉज अबाउट सेफ्टी। तो अगर कोई प्रोडक्ट हम बना रहे हैं जो मार्केट के प्रोडक्ट से ज्यादा सेफ है यार, तो फिर आप भी सोसाइटी के लिए अच्छा ही कुछ कर रहे हो, भले ही प्रॉफिट के लिए कर रहे होंगे आप। उसके बाद में आ जाता है आपका एनवायरमेंटल इंप्रूवमेंट। बहुत पहले, जैसे कि पहले ग्लासेस जो आते थे कार या कोई से भी शीशे समझ लो, तो वो अगर टूट जाएंगे तो एक व्यक्ति की तो बैंड ही बच जाती है, बिकॉज वो तो नॉर्मल, आप किसी भी कांच को तोड़ो तो कैसे उसके बिट्स एंड पार्ट, इस कांच को तोड़ोगे तो कैसे बिखरेगा ये, तो कार के कांच में एक अलग टेक्नोलॉजी होती है, कभी बिखरता नहीं है, उसका पत्थर से ही मार दो तो चिपका हुआ रहेगा, तो वो भले ही टूट जाएगा पर वो आपस में ऐसा पूरा बिखर, वो चिपका हुआ रहेगा। तो ये भी एक टेक्नोलॉजी है ना, कहीं ना कहीं तो लेकर है सेफ्टी इंप्रूव होने के लिए, अदरवाइज तो कार का कांच टूटते ही वो पूरा बिखर जाना चाहिए, बट उसके अंदर ऐसा है कि वो भले टूट जाएगा बट वो ऐसा आपस में चिपका हुआ रहेगा। सो द पॉइंट इज जस्ट कि ये सब सेफ्टी के लिए हो रहा है। तो अगर आज आप कोई बिजनेस लॉन्च कर रहे हो, हाँ उसका यूट्यूब पे वीडियो देखना आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप कोई भी चीज सेफ्टी के लिए कर रहे हैं, तो सेफ्टी के लिए जब भी आप कोई चीज करोगे तो वो भी सोसाइटी के लिए अच्छा है। ये मत सोचो कि आपको एक नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी होना पड़ेगा सोसाइटी के लिए अच्छा करने के लिए, आप फॉर प्रॉफिट कंपनी होकर भी अगर आपके प्रोडक्ट में कुछ बेनिफिशियल चीज आ रही है तो आप सोसाइटी के लिए अच्छा कर रहे हो। उसके बाद में एनवायरमेंटल इंप्रूवमेंट कर रहे हो, सर्विस की क्वालिटी आपकी अच्छी है, ये भी बहुत अच्छा है, बिकॉज आप लोगों के जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो तो इंप्रूव कर ही रहे हो ना, यू आर गिविंग बेटर सर्विसेज, तो भी आप कह रहे हो कि सोसाइटी के लिए अच्छा है। उसके बाद में आ जाता है आपका कॉस्ट सेविंग कर रहे हो आप लोगों के लिए, इंप्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो, इंप्रूव एफिशिएंसी है, इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये सब ग्राउंड्स पे अगर आप सोसाइटी के लिए अच्छा कर रहे हो तो वे इन करके यू आर गुड एंटिटी, ऐसा मानेंगे। उसके बाद में आ जाएगा नेक्स्ट कि नेगेटिव चीजों का भी सेम करो, क्वालिटेटिव तरीके से दे रहे हो तो ठीक है, अगर संभव है तो उसको भी क्वांटिटेटिव तरीके से दो। उन्होंने कहते हैं कि पोल्यूशन कितना कर रहे हो, ग्रीन कवर कितना रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस एक्सेस, पहले ये प्रोडक्ट ज्यादा लोगों के पास जाता था, आपके बाद में कम लोगों के पास जाएगा, सप्लाई इंटरप्शन तो नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इनहैबिटेंट्स, लोगों को शिफ्ट तो नहीं करना पड़ेगा, disruption in livelihood, reduce employment, labor redundancy, possible haphazard development around adjacent project site areas। इसको आप इस तरह से दे सकते हो कि ये हमारे प्लान के बेनिफिट्स हैं और ये हमारे प्लान के नेगेटिव्स हैं। सर ये हमें चार्ट्स कैसे यूज करने, नॉर्मली आपको एग्जाम में चार्ट्स यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर अगर कभी कोई छोटे से टॉपिक पे 5 मार्क का क्वेश्चन पूछ लिया तो चार्ट बना के आप एक उस आंसर को एक साइजेबल आंसर बना सकते हो, कहीं पे भी, रॉ मटेरियल, वायबिलिटी, कहीं पे भी आपको लगता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का प्रोजेक्शन, प्रॉफिटेबिलिटी एस्टीमेट, इफ उन्होंने अगर 5 मार्क्स के लिए एक प्रॉफिटेबिलिटी एस्टीमेट ही पूछ लिया तो आपको चार्ट बनाना ही पड़ जाएगा। तो मोस्टली आपको, और इस चार्ट को रटना नहीं है, आप किसी भी पॉइंट को इधर उधर कर सकते हो, अपने हिसाब से बनाओ, क्योंकि इसका कोई फॉर्मेट नहीं है। और ये फॉर्मेट नहीं है बताने के लिए हमें आखिरी टॉपिक आता है डीपीआर का। डीपीआर में 3 चीजें पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले डीपीआर के कंटेंट्स, वो बहुत इजी है, अप्रेजल से तो 5 पॉइंट लेकर आ गए, फिर हमने शेड्यूल का पॉइंट, रिस्क का पॉइंट, जनरल इन्फॉर्मेशन का पॉइंट, फिर डीपीआर बनाते समय किन चीजों का ध्यान रखना है, ये भी वही सारे पॉइंट जो हमने पढ़ा है कि आप सेक्टरल का ध्यान रख लो, आपके फाइनेंसेस का ध्यान रख लो, सब चीजों का ध्यान रखते हो, बना लो सोशल कॉस्ट बेनिफिट अप्रेजल। एंड लास्ट आ गया लिमिटेशन। लिमिटेशन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट या प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिमिटेशन क्या है। 4 लिमिटेशन। पहला, कोई यूनिफॉर्म लोन एप्लीकेशन है ही नहीं, यहीं कहीं पे मैंने लिखा था शायद अच्छे से, कोई बात नहीं, कोई यूनिफॉर्म लोन एप्लीकेशन तो है ही नहीं, बैंक्स ने कोई लोन एप्लीकेशन यूनिफॉर्म बना नहीं रखी, ये एक प्रॉब्लम। दूसरा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट का भी कोई फॉर्मेट यूनिफॉर्म नहीं है, कोई अप्रेजल प्रोसेस भी यूनिफॉर्म नहीं है। तो नो यूनिफॉर्म के 3 पॉइंट आ गए, ना तो कोई यूनिफॉर्म लोन एप्लीकेशन प्रोसेस है, ना तो कोई यूनिफॉर्म प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, और ना ही कोई यूनिफॉर्म अप्रेजल प्रोसेस है। सब बैंक्स अपने अपने हिसाब से देखते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट का हमने आपको बोली एक फॉर्मेट दे दिया, पर हर एप्लीकेंट अपने हिसाब से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के देता है। और लास्ट पॉइंट कि पूरा का पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज बेस्ड ऑन अजम्पशंस, एंड अजम्पशंस का सबसे सुंदर बात ये है, दे आर लाइकली टू चेंज, तभी तो उनको अजम्पशंस कहते हैं हम, कि हम इनको मान के चल रहे हैं, जो आप मान के चलो तो कल चेंज हो ही सकता है। तो 4 लिमिटेशंस बात करते हैं, नो यूनिफॉर्म लोन एप्लीकेशन, नो यूनिफॉर्म फॉर्मेट ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, नो यूनिफॉर्म अप्रेजल प्रोसेस, एंड द रिपोर्ट इज बेस्ड ऑन assumption, and assumptions always have a possibility of changing। अगर हम देखें हम कहां पहुंच चुके हैं यार,
तो अब हम लोग इस चैप्टर को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं. वी आर हियर. अब सिर्फ 2 टॉपिक बचते हैं, उसमें भी मैं बताता हूं. रिस्क असेसमेंट इज नथिंग, वेरी इजी. तो एक ही पार्ट को इसमें डिफिकल्ट मान सकते हो, दैट इज क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट. आते हैं रिस्क असेसमेंट के ऊपर. रिस्क असेसमेंट एंड मिटिगेशन. ये सबसे पहले कहते हैं कि रिस्क होता क्या है. रिस्क इज नथिंग बट एन इलेबोरेशन ऑफ अनफॉर्चुनेट कॉन्सिक्वेंस ऑफ सर्टेन इवेंट. किसी भी इवेंट का जो अनफॉर्चुनेट कॉन्सिक्वेंस है, किसी भी इवेंट का अनफॉर्चुनेट कॉन्सिक्वेंस जो होता है, उसी को हम लोग कहते हैं रिस्क. रिस्क कुछ नहीं है, कोई भी इवेंट करना तो उसका अनफॉर्चुनेट कॉन्सिक्वेंस आया, वो हो गया हमारा रिस्क. उसके बाद में रिस्क वो फैक्टर्स होते हैं जिससे कि हमने जो एम किया है वो एम हम अचीव ना कर पाए, हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव ना कर पाए, उसके बीच में क्या क्या आएगा, वो है रिस्क. रिस्क को 2 स्टेप में हैंडल करना होता है. सबसे पहले यू नीड टू आइडेंटिफाई द रिस्क एंड देन यू शुड मिटिगेट द रिस्क. वेरी सिंपल. हर एक व्यक्ति अप्लाई, आप अपने एग्जाम्स के लिए सोच सकते हो कि आपके एग्जाम में रिस्क क्या है. ठीक है, आइडेंटिफाई द रिस्क, ये प्रॉब्लम आ सकती है और अभी से टेक एफर्ट टू मिटिगेट द रिस्क. एज सिंपल एज दैट. अब उन्होंने रिस्क के टाइप दे दिए बट नो एक्सप्लेनेशन. रिस्क के बहुत सारे टाइप हो सकते हैं. जनरल, डायनेमिक, स्टैटिक, इंटरनल, एक्सटर्नल, फाइनेंशियल, टाइम, फिजिकल, पर्सनल, डिजाइन एंड टेक्निकल, कॉन्ट्रैक्चुअल, पॉलिटिकल, रेगुलेशन, सेफ्टी रिस्क, इकोनॉमिक रिस्क, लीगल एंड मैनेजरियल. हमने फिर भी एक बार क्लास में इन सब पे डिस्कशन किया है और वो हमारे ओपिनियन से किया है, ऑथर ने कुछ दिया नहीं है. फिर यहां पे उन्होंने आगे बताया कि कुछ और इंपॉर्टेंट रिस्क और उनके एग्जाम्पल. एक्सटर्नल एंड साइट कंडीशन रिस्क 1, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल रिस्क 2, टेक्निकल एंड कॉन्ट्रैक्चुअल रिस्क 3 एंड मैनेजरियल रिस्क 4. एक्सटर्नल रिस्क, इकोनॉमिक रिस्क, टेक्निकल रिस्क, मैनेजमेंट रिस्क. उन्होंने कुछ एग्जांपल दिए एक्सटर्नल रिस्क के, कि साइट की कंडीशन अजीब सी हुई, आप अपनी साइट पे कंस्ट्रक्शन कर रहे थे और आपको बड़े बड़े रॉक्स मिल गए वहां पे, अब आपका कंस्ट्रक्शन का खर्चा बढ़ने वाला है क्योंकि उनको पूरा ड्रिलिंग करवाना, तुड़वाना, बहुत कुछ करवाना पड़ेगा. वेदर कंडीशन, भैया बारिश आ गई, बिगड़ गया सामान थोड़ा, जब भी बारिश आएगी तो आपका प्रोजेक्ट डिले होने वाला है, ये आ गया आपका. डिफिकल्टी इन ऑब्टेनिंग परमिट, अरे परमिशन ही नहीं मिल रही है आपको पीएमसी से जो चाहिए थी, डिले हो जाएगा. एंड चेंज इन गवर्नमेंट एक्शन, गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज कर दी, एक्शन चेंज कर लिया, हाय रब्बा. तो ये सब आपके एक्सटर्नल कंडीशन है, आपके कंट्रोल में. बारिश है ना आपके कंट्रोल में थोड़ी ना, गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज करना आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आपके कंट्रोल में नहीं होने वाली चीजें अगर हो गई तो ये भी एक रिस्क है ना, कि आपने जब आपने लैंड खरीदा, आपको पता नहीं था, बट वहां पे आपको बहुत सारे नए नए प्रॉब्लम्स आए जब आपने काम करना चालू किया, तो ये सब एक्सटर्नल रिस्क है. नेक्स्ट इज इकोनॉमिक रिस्क, कि मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है. हाई इन्फ्लेशन, इंक्रीज प्राइस, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है तो आपका पूरा कॉस्टिंग भी बढ़ जाएगा. डिलेड पेमेंट्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट, आप जिन जिन से पैसे आने वाले थे वहां से डिले हो रहा है. हाई इंटरेस्ट रेट, आपका लोन का रेट बढ़ गया है. रेपो रेट आप देखोगे तो पिछले 2-3 महीने में 2 बार कम हो गया, क्योंकि रेपो रेट ऐसे काम करता है, कुछ सालों तक रेपो रेट बढ़ता है, फिर कुछ सालों तक गिरता है. तो पिछले 4 महीने छोड़ दो, उसके पहले 4 साल से रेपो रेट बढ़ ही रहा था, बड़ा 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 बड़ा. फिर अब रेपो रेट गिरना शुरू हुआ, अब गिरेगा गिरेगा गिरेगा, फिर वापस बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा. ये पूरा स्ट्रक्चर आपको समझता है वैसे ना, देखो जरा, बहुत प्यारा सिस्टम है. पूरा फोकस यहां पे. सिलेबस के बाहर जाके 1 मिनट बात करते हैं, फिर वापस सिलेबस पे आ जाएंगे. सिंपल सा गेम क्या है, ये है आरबीआई. बहुत भारी कंसेप्ट है ये. ये है आरबीआई. आरबीआई मार्केट को देखता है, उसको मार्केट को देख के ऐसा लगता है कि मार्केट में हमें थोड़ा सा प्राइस को कंट्रोल करना. मान लो आरबीआई ने अभी रेपो रेट कम कर दिया, अभी पिछले 3 महीने में आरबीआई 2 बार रेपो रेट कम कर चुका है. रेपो रेट कम करने से इंटरेस्ट कम होता है, रेट कम होती है. आप लोगों के अगर होम लोन चल रहे हैं तो यू कैन अप्लाई टू योर बैंक और आपके बैंक आपका इंटरेस्ट रेट कम करेगा, भी उनकी जिम्मेदारी है. बिकॉज लोन जब आप लेते हैं तो आपको फ्लक्चुएटिंग रेट में मिलता है, रेपो रेट प्लस 2% ऐसा कुछ, तो आप सबका लोन का इंटरेस्ट रेट कम होगा अभी. तो आरबीआई ने जैसे रेपो रेट कम किया, इससे होता क्या है, मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट है वो भी क्या हो जाता है, कम. जैसे ये कम होगा, आप मुझे बताओ मार्केट का मनी सप्लाई क्या होगा, मार्केट में मनी सप्लाई विल इंक्रीज, लोगों के पास ज्यादा पैसा आ गया. जैसे लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा, इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आता है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा. बिकॉज अब लोगों के पास में ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम है, प्रोडक्ट्स तो वैसे ही हैं, पीपल आर रेडी टू पे मोर, लेकिन प्रोडक्ट उतने ही है तो प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ने वाले, इन्फ्लेशन आएगा. अब जैसे इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया, वापस आरबीआई उसको कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकता है, अब रेपो रेट को कम करेगा. तो इसलिए पूरा साइकिल चलता है. तो उन्होंने रेपो रेट को बहुत टाइम से बढ़ा रखा था, उसके कारण बढ़ाएगा, सॉरी, अब रेपो रेट को बढ़ाएगा. अब रेपो रेट को जब वो बढ़ाएगा तब वापस क्या होगा, रेपो रेट को जैसे ही बढ़ाएगा, अब नेक्स्ट इंपैक्ट, मार्केट का इंटरेस्ट रेट क्या होगा, बढ़ेगा, लोगों के पास पैसा कम होगा, इन्फ्लेशन वापस कम हो जाएगा.
पर उनको अगर ऐसा लग रहा है कि इन्फ्लेशन कम हो गया और मार्केट पूरा सा रिसेशन में जा रहा है, तो वो वापस क्या करेंगे, रेपो रेट कम करेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कि साइकिल है बहुत ही भारी। तभी तो आरबीआई को तो पावरफुल बोलते हैं कि वो अपने जो ये एसएलआर, सीआरआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सब पॉलिसीज को यूज करके मार्केट में पैसे का सप्लाई, और ये पूरा एक सर्फिंग चल रहा है बस उनका, ऐसा कि जैसे उनको लगता है ये तो इधर, जैसे लगा ये इधर, और तभी रेपो रेट हमेशा ऐसे चलते रहते हैं सरकार के अंदर। और ये पिछले 50 साल का हो, मतलब जब से आरबीआई संभाल रहा है तब से समझ लो, तो हमेशा रेपो रेट ऐसे घूमते रहेंगे। बहुत ही भारी कंसेप्ट है। और अभी हमारी इकोनॉमी इधर है ऐसा, तो हमने रेपो रेट अभी कम किया है। रेपो रेट जैसे ही कम करेंगे, अब मार्केट का इंटरेस्ट रेट भी क्या होगा, कम होगा, मनी सप्लाई बढ़ेगा। और जब ये होने में 2-3 साल लग जाते हैं, ये जैसे रिजल्ट करेगा इन्फ्लेशन बढ़ने में, वापस आरबीआई रेपो रेट को एडजस्ट कर लेगा। ऐसा बहुत ही तूफान कंसेप्ट है। जैसे हमारे यहाँ रेपो रेट होता है, यूएस में क्या होता है, फेड रेट। सेम चीज जिसको हम इंडिया में रेपो रेट कहते हैं, यूएस में फेड रेट कहते हैं। पर यूएस इतना स्ट्रॉन्ग क्या है, यूएस के फेड रेट का इंपैक्ट इंडिया पे भी आ जाता है, बिकॉज सारे वर्ल्ड के बड़े बड़े इन्वेस्टर कहां बैठे हैं, यूएस में, सारे बड़े एसोसिएशंस यूएस में। तो यूएस के फेड रेट का इंपैक्ट यूएस के मार्केट पे तो आता है, उसका इंपैक्ट इंडियन मार्केट पे भी आने वाला है। बिकॉज जैसे ही वो लोग फेड रेट को ऐसा बढ़ा देंगे, उनका रेपो रेट बढ़ गया, तो लोग फिर इंडिया से पुल आउट करते हैं पैसा, कि भैया छोड़ो, यहां से पैसा पुल आउट करके वापस वहीं पे डाल देते हैं। अरे बहुत बड़ा सा गेम है। हमारे सिलेबस के बाहर का इशू है, हमारे सिलेबस के ऊपर आता है। हम लोगों ने रिस्क असेसमेंट देखा है, तो कुछ है ही नहीं। रिस्क असेसमेंट में उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ाया है। रिस्क असेसमेंट उसको बोलते हैं कि बहुत टाइप के रिस्क हो सकते हैं, और ये 4 याद रख के जाओ, एक्सटर्नल रिस्क, इकोनॉमिक रिस्क, टेक्निकल कॉन्ट्रैक्चुअल रिस्क एंड मैनेजरियल रिस्क। ये और 4 मेजर रिस्क हो गए। रिस्क क्या होता है, आपने कोई भी आउटकम, कोई भी आपका ऑब्जेक्टिव है, उसमें अगर आपका अनफोर्सीन आउटकम आता है, तो उसके जो रीजन है वही तो आपका रिस्क है। तो ये रिस्क भी इजी है। इसके बाद में हमने टोल का एग्जांपल देख लिया था रिस्क मिटिगेशन में, और अब आता है एक टॉपिक जो कि कठिन हो सकता है, दैट इज क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट। पूरा फोकस यहां पे, यू कैन यूज दिस डायग्राम, इसमें ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो जाता है अबाउट क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट। ये अकेला टॉपिक है जो इस चैप्टर में, इसको आप थोड़ा बहुत डिफिकल्ट बोल सकते हो, इसके अलावा कोई भी टॉपिक डिफिकल्ट नहीं है। अब क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है, क्रेडिट रिस्क क्या है? क्रेडिट रिस्क इज द रिस्क दैट अ बोरोवर हु हैज बोरोड मनी विल नॉट रीपे बैक द मनी। पॉसिबिलिटी ऑफ बोरोवर्स डिफॉल्ट इज द क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क इज द पॉसिबिलिटी कि बोरोवर ने बोरो तो कर लिया है, लेकिन वो क्या करेगा, रीपे नहीं कर पाएगा। इसको हमें मेजर करना होता है पहले, और फिर उसको मिटिगेट करना होता है। मेजर करो, मिटिगेट करो, इसी प्रोसेस को कहते हैं क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट। आई रिपीट अगेन, टॉपिक है क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट। पहले समझते हैं क्रेडिट रिस्क क्या होता है। हमने कोई लोन दिया है, वो व्यक्ति उस लोन को रीपे नहीं कर पाएगा, दिस इज क्रेडिट रिस्क। हमें इसको पहले मेजर करना होता है और उसको मिटिगेट करना होता है। इस प्रोसेस को कहते हैं क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट। अब हमारे एग्जाम के क्वेश्चन पे आते हैं। 4 प्रकार की चीजें पूछी जा सकती है। टाइप ऑफ क्रेडिट रिस्क, क्रेडिट रिस्क के टाइप बताओ। 5 टाइप हैं, डिफॉल्ट रिस्क, कॉन्सेंट्रेशन रिस्क, कंट्री रिस्क, डाउनग्रेड रिस्क एंड इंस्टीट्यूशनल रिस्क। उन्होंने इसका कुछ एक्सप्लेनेशन दिया नहीं, बहुत अच्छा काम किया। इससे इसको पूछने की संभावना कम हो जाती है। बट अगर उन्होंने सिंपल बोल दिया क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन मैनेजमेंट के बारे में कुछ बताओ, प्रकाश डालो, तो हम ये तो लिख देंगे, फिर इतना सा लिख के थोड़ा ना जाएंगे, तो हमें फिर टाइप्स लिखने पड़ जाएंगे। तो टाइप्स पे क्वेश्चन नहीं आ सकता बिकॉज एक्सप्लेनेशन है ही नहीं सिलेबस में। लेकिन आपका ओवरऑल क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट पे क्वेश्चन आता है तो आप रिस्क लिखेंगे। डिफॉल्ट रिस्क, कॉन्सेंट्रेशन रिस्क, कंट्री रिस्क, डाउनग्रेड रिस्क एंड इंस्टीट्यूशनल रिस्क। फिर ये और बहुत इंटरेस्टिंग है, चेकिंग क्रेडिट वर्दीनेस। कोई भी आपके पास लोन लेने के लिए आया, उसका क्रेडिट वर्दीनेस चेक करने के लिए 5 C's हैं। आपको चेक करना है तो उसके 5 C's चेक करो। क्रेडिट हिस्ट्री, कैपेसिटी टू रीपे, कैपिटल, कंडीशंस ऑफ लोन एंड कोलैटरल। 5 C's हैं उसका, क्रेडिट हिस्ट्री, कैपेसिटी टू रीपे, कैपिटल, कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द लोन, एंड लास्ट इज आपका कोलैटरल। ये 5 C's के बेस पे एग्जाम में आ सकता है, अच्छा टॉपिक है। फिर आता है क्रेडिट रिस्क के ड्राइवर्स क्या होते हैं। कि आपको अगर किसी को भी लोन देना है नहीं देना है, तो आप किस चीजों पे, आपने उन 5 C's से क्या किया, डेटा ले लिया, उसकी कैपेसिटी है नहीं है, उसका कैपिटल कैसा है, कोलैटरल दे रहा है नहीं दे रहा है, ये देख लिया आपने। अब 3 ड्राइवर के बेस पे आप डिसाइड करते हो लोन देना है नहीं देना है। ये सबसे इंटरेस्टिंग है। पहला, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, कि इस व्यक्ति के डिफॉल्ट की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये 5 C's के बेस पे देखे। ये 5 C's देखे हमने, क्रेडिट हिस्ट्री वगैरह देखा, उसका कैपेसिटी, डिफॉल्ट का रिस्क इज जस्ट 5%। ये हो गया क्या, पॉसिबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट। नेक्स्ट इज एक्सपोजर ऑफ डिफॉल्ट, कि अगर इसने डिफॉल्ट किया तो हमारा कितना अमाउंट का एक्सपोजर है। इसका लोन है 100 करोड़ का, तो प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट है वो तो 5% है, लेकिन एक्सपोजर कितना होगा, 100 करोड़ का होगा। नेक्स्ट इज लॉस गिवन डिफॉल्ट, कि 100 करोड़ का लोन दे रहे हैं हम, 100 करोड़ का एक्सपोजर है, पर पूरा डूबेगा 100 करोड़ थोड़ी ना, थोड़ा बहुत तो रिकवर भी होगा। तो नेक्स्ट कम्स लॉस गिवन डिफॉल्ट, अगर डिफॉल्ट हो गया तो लॉस कितने का होगा, एग्जांपल 20 करोड़ का होगा। तो मैंने जो तब एग्जांपल लिया था उसको कर लेता हूं, तो 20% पॉसिबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट है
और लोन दे रहे हैं 100 करोड़ का, लेकिन अगर कल इसने डिफॉल्ट भी किया तो हम रिकवर तो कर पाएंगे, कितना डूबेगा? 30 करोड़। तो हमें तीन चीजें देखनी है, आपका क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट है, व्हाट इज द एक्सपोजर ऑफ इन केस ऑफ डिफॉल्ट, एंड व्हाट विल बी द लॉस इन केस ऑफ डिफॉल्ट। एक्सपोजर को समझो, पूरा लोन का अमाउंट कितना है, कितना एक्सपोजर है आपका, और लॉस मतलब अगर उसने रीपे नहीं किया तो इतना तो फिर भी हम रिकवर कर लेंगे भाई, लेकिन फिर भी 30 करोड़ तो डूबी जाएगा। तो ये एक प्रकार से आपके तीन ड्राइवर्स हैं, याद रखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, एक्सपोजर ऑफ डिफॉल्ट एंड लॉस गिवन डिफॉल्ट। और लास्ट आ जाता है इसके अंदर स्ट्रैटेजीज टू मैनेज क्रेडिट रिस्क, कि क्रेडिट रिस्क को आप कैसे मैनेज करेंगे, उसकी स्ट्रैटेजीज हैं। तो ये बताते हैं कि कुछ बेसिक स्ट्रैटेजी अगर आप फॉलो करोगे तो आप अच्छे से मैनेज कर सकते हो। एफिशिएंट डेटा एग्रीगेशन, डेटा अच्छे से लेकर आओ। अगर आप डेटा अच्छे से लेकर आए तो आपके पास में सही इंफॉर्मेशन होगी ना उनके प्रायर डिफॉल्ट्स के बारे में। एप्ट क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल, एक प्रॉपर ऑब्जेक्टिव मॉडल बनाओ, कंप्यूटर को करने दो। अगर आप ह्यूमन को इन्वॉल्व करोगे तो स्कैम की पॉसिबिलिटी, आप ह्यूमन को इन्वॉल्व मत करो, आप कंप्यूटर से मॉडलिंग कराओ। रियलिस्टिक क्रेडिट लिमिट्स, लोगों को रियलिस्टिक लिमिट दो, ऐसा ये नहीं कि भरोसा है तो आप उनको अनरियलिस्टिक लिमिट दे रहे हो, अदरवाइज वो लोन रीपे नहीं करेंगे। स्ट्रीमलाइनिंग ऑनबोर्डिंग ऑफ कस्टमर, सब कोई भी कस्टमर आपका ऐड हो रहा है आपको केवाईसी स्ट्रिक्टली करनी होगी। एंड क्लियर कॉन्ट्रैक्ट्स, डेफिनेट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाओ। एडवांस्ड ऑटोमेटेड सिस्टम, बेटर कंप्यूटर सिस्टम्स यूज करो, सॉफ्टवेयर यूज करो, ताकि आपको अर्ली आइडेंटिफाई हो जाएगा डिफॉल्ट। इंडिया में लोन डिफॉल्ट बहुत होता है भाई, विजय माल्या से लेकर वीडियोकॉन से लेकर ऐसे बहुत आपको केसेस मिल जाएंगे। तो वो कह रहे हैं कि ये सब नहीं होगा अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखो, उनका डेटा अच्छे से एग्रीगेट करके रखो, आप प्रॉपर क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल रखो, आप रियलिस्टिक लिमिट दो उनको, ऑन बोर्डिंग करते रहे ध्यान रखो, और अगर क्लियर कॉन्ट्रैक्ट्स, एडवांस ऑटोमेटेड सिस्टम रखे तो कुछ प्रॉब्लम होने वाली नहीं। इसी में वो आगे जाके बोलते हैं, एक टॉपिक आता है क्रेडिट रेटिंग का। क्रेडिट रेटिंग दो प्रकार की हो सकती है, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब बैंक्स अपने हिसाब से आपके पूरा डेटा देख के आपको कुछ मार्क्स देते हैं और उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं कि आपको लोन देना है या नहीं, इजी। दूसरा है एक्सटर्नल, केयर, क्रिसिल, इकरा, ऐसे बहुत सारे क्रेडिटिंग एजेंसीज हैं इंडिया के अंदर जो रेटिंग देती है। फिर हमारे थोड़ा सा घोंचू है, ये एक्सटर्नल क्रेडिटिंग का सिंबल है, तो ये थोड़ा सा उल्टा दे रखा है मॉड्यूल के अंदर भी, तो ये बॉक्स यहां आ जाती है, एक्सटर्नल का सिंबल है। एक्सटर्नल के सिंबल में बताते हैं कि क्या कैसे जनरली क्रेडिटिंग दी जाती है। तो अगर वो है लॉन्ग टर्म तो उनका मॉडल अलग है। पहले ये याद रखो, ट्रिपल ए, डबल ए, ट्रिपल बी, डबल बी, बी, सी, डी। उसके बाद में शुरू होता है हाईएस्ट सेफ्टी से, हाई सेफ्टी, एडिक्वेट सेफ्टी एंड देन मॉडरेट सेफ्टी। उसके बाद में मॉडरेट का मॉडरेट रहता है और क्या हो जाता है, रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, हाई रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, वेरी हाई रिस्क ऑफ डिफॉल्ट एंड डिफॉल्टर। अब सुनना अच्छे से, आप बच्चों का एक हमेशा संघर्ष होता है ना कि सर हम अभी याद रखेंगे, एग्जाम में कैसे याद आएगा। अब आप सोचो, इसको आपने 4 दिन पहले याद किया था, अब जब आप इसको अगली बार देख रहे हो तो आपको इजी लग रहा है ना याद रखने में भी। नाउ अभी भी आपको वापस एफर्ट, रटा हुआ भी किसी को नहीं है, पर अब पिछली बार इसको याद करने में 5 मिनट लगे, अब आप इसको 1 मिनट में याद कर पाओगे। दैट इज द की, दैट इज द ब्यूटी ऑफ रिविजन। तो इसको हर बार याद करते जाओ, एग्जाम में आपको बाकियों से कम समय लगेगा क्योंकि आपने पहले एक बार एफर्ट देके याद किया था। अब गलती अभी भी कर सकते हो बट जल्दी याद हो जाएगा। तो अगर मैं यहां पर आता हूं कभी भी इसको ऐसे याद रखने के लिए, सिंपल, पहले ट्रिपल ए, डबल ए, ट्रिपल बी, डबल बी, बी, सी, डी। तो ट्रिपल ए सेफ्टी में कौन सा है, हाईएस्ट सेफ्टी, डबल ए हाई सेफ्टी, उसके बाद में ए एडिक्वेट, जितना चाहिए उतना, नेक्स्ट मॉडरेट, फिर मॉडरेट कॉपी हो जाता है और सेफ्टी का क्या हो गया, रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, मॉडरेट रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, हाई रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, वेरी हाई रिस्क ऑफ डिफॉल्ट एंड एक्सपेक्टेड टू डिफॉल्ट। गजब, हाईएस्ट, हाई, एडिक्वेट, मॉडरेट, मॉडरेट, हाई रिस्क, वेरी हाई रिस्क एंड डिफॉल्टर और एक्सपेक्टेड टू डिफॉल्ट। और सिमिलरली जो शॉर्ट टर्म होता है उसमें A1, A2, A3, A4, D। डी क्यों रखा है, सीधे सी कहां गया, अरे क्योंकि डी से डिफॉल्टर आ जाता है ना, तो वो भी उनको मजा आता है, डी से डिफॉल्टर, एक्सपेक्टेड टू डिफॉल्ट, तो A1, A2, A3, A4, D। अब यहां पे क्या रख दिया उन्होंने, सिंपल, वेरी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, समझ, माइल्ड, मॉडरेट, मिनिमल एंड एक्सपेक्टेड टू बी डिफॉल्टर। तो वेरी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट, मिनिमल, काफी आसान, काफी आसान। ये बात तो तय है कि इसको एक बार नजर तो घुमानी पड़ेगी। हम लोग रोबोट नहीं है ना कि हमको याद ऐसा परमानेंट हो जाएगा, बट ये बात तय है कि इसको हम 1 मिनट में याद कर पाएंगे। दैट इज द ब्यूटी ऑफ रिविजन। और उसके बाद में एक बहुत फुद्दू सी बात बोलते हैं ये कि बैंक लोन कैसे देते हैं, 3 स्टेप प्रोसेस में ड्यू डिलिजेंस करते हैं जी, उसके बाद में कोलेटरल सिक्योरिटी चेक करते हैं जी, उसके बाद में एग्जीक्यूशन ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट, कोई जरूरत ही नहीं है इसकी। एंड दिस इज इट। अब अगर मैं इस पूरे चैप्टर कभी भी अगर स्टूडेंट को देखना है तो आप देखो, ये सब बहुत इजी है, एक टॉपिक है डिफिकल्ट है, उसको छोड़ दो तो पूरा चैप्टर इजी है।
मजेदार तरीके से मार्क्स देके जाएगा। एग्जाम में हो सकता है क्वेश्चन 5 के लिए पूछ ले, चैप्टर 10 के लिए पूछ ले, उनका कोई भरोसा नहीं है। आपको ईमानदारी से पढ़ के जाना है, एज सिंपल एज दैट। पास्ट ईयर क्वेश्चन का भी कोई स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि अगर मैं एज ऑन राइट नाउ भी मैं बात कर लूं, इन द मंथ ऑफ व्हाट अप्रैल 2025 की भी अगर मैं बात कर लूं, तो भी आज तक 2 ही पेपर हुए हैं, और उन 2 में से एक पेपर में इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। तो एक आधा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन दिखा दूंगा तो उससे कोई बहुत बड़ा स्टैंडर्ड नहीं बन जाएगा, वो देख लोगे आप ग्रीन अभ्यासश्री में, लेकिन वो कोई बहुत बड़ा स्टैंडर्ड नहीं बनेगा। तो आपको तो सब कुछ ही पढ़ के जाना है, इसमें पास से क्वेश्चन में डिपेंडेंट नहीं। एआईएफ वगैरह में डिपेंडेंट हो सकते हैं, क्योंकि वो क्या ओल्ड सिलेबस, ओल्ड से ओल्ड सिलेबस में भी था, तो यू हैव रीजनेबल क्वेश्चंस। यहाँ पे कुछ नहीं, पूरा का पूरा पढ़ के ही जाना है। अब इसको पढ़ने का पहला स्ट्रैटेजी हो गया कि क्विक रिवीजन हमने रिकॉर्ड किया, वी हैव ट्राइड कि हम एक 1 आवर 15 मिनट्स के अंदर पूरा चैप्टर, 1 आवर के अंदर पूरा चैप्टर अच्छे से कर लें। इसको मल्टीपल बार देख लिया तो भी ये पॉइंट्स याद हो जाएंगे। दूसरी चीज जो हमें करनी होगी, ऑब्वियसली ये चीज, इसमें सेम पॉइंटर्स मार्क कर दिए, टोटल हमें 13 पॉइंट्स दिख रहे हैं यहां पर हैं। इसको बहुत अच्छे से हमें फिल करना है। इसमें मेरी तरफ से 2 फाइल रहेगी, एक फाइल रहेगी फिल्ड फाइल जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है, और एक फाइल हो गई ब्लैंक फाइल। ठीक है, आपने क्या करना होता है, सबसे पहले फिल्ड फाइल को लेके बैठो, अच्छे से देख लो, देख लिया, फिर ब्लैंक फाइल को चैप्टर वाइज करके खुद से भरने की कोशिश करो। आप आधा ही भर पाओगे, पर आधा तो भर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप रेड पेन उठाओ और जो पॉइंट्स याद नहीं आते, साथ में पूरा पेज भरने के बाद एक ही साथ में पूरे रेड पेन से उन पॉइंट्स को लिखो, यू आर डन। इस पेज का 5-6 प्रिंट आउट करा के रख लिया। जब चैप्टर को रिवाइज करना है तो पहले इसको देख लिया अच्छे से, एंड देन आफ्टर चैप्टर को रिवाइज कर लिया। चैप्टर को लाइन बाय लाइन एक बार रीड जरूर करना है, एक बार रीड करना है लाइन बाय लाइन, उसके बाद में सिर्फ हाईलाइटेड पार्ट को रीड किया तो भी आपका काम खत्म हो जाता है। एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर चैप्टर। आप सबको आज इसके प्रिंट आउट मिलेंगे। मेक श्योर क्या बच्चे इसको लिखो, और जो लोग इसको बाद में भी देखेंगे, आई वुड सजेस्ट कि जब भी आप इसको रिवीजन देख रहे हो, आपने एक बार वीडियो रिवीजन भी देख लिया, उसके बाद में बैठ के उसको एक बार फिल्ड फाइल को रीड करो और ब्लैंक फाइल को उसको खुद से लिखने की कोशिश करो, तब समझ में आएगा कि याद कितना हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर योर नाइस पेशेंस। आई एम गोइंग टू सी यू गाइस, बाय बाय।